आपने इस पॉडकास्ट में क्लिक तो कर दिया, बट अगर आपने इस पॉडकास्ट को नहीं देखा तो मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और नॉलेज को गंवाने वाले हो, क्योंकि आज हमारे साथ एक बहुत ही शानदार पर्सनालिटी, वंडर वुमन जिनको मैं कहता हूँ, जिन्होंने 1000 करोड़ से भी ज़्यादा की सेल्स को जनरेट किया है, जो आपको आज सेल्स के बारे में, बिज़नेस के बारे में, आपके माइंडसेट के बारे में आपको सीखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि शायद वो किसी और पॉडकास्ट में आपको सीखने को मिल सकता है, क्योंकि रियल लाइफ एक्सपीरियंस 28 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस उन्हें है और साथ में उन्होंने जो काम किया है, जिस मेहनत से, जिस लगन से और जिस लेवल की उनकी नॉलेज है, मुझे लगता है कि उसको आपको ज़रूर सुनना चाहिए। तो पॉडकास्ट को मिस मत करना, भले ही डाउनलोड कर लो, भले ही शेयर कर लो और उन सारे लोगों को भेजना जो बिज़नेस करते हैं, जो सेल्स के अंदर हैं, जो सेल्स के प्रोफ़ेशन में हैं, उन सारी गर्ल्स को, फीमेल्स को और साथ में मेल्स को आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करना अपने ग्रुप्स में, ताकि आप उनके साथ नॉलेज को शेयर कर सको। क्योंकि 1000 करोड़ की सेल्स को जनरेट करना और 28 साल का एक्सपीरियंस होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो अब पॉडकास्ट को आगे देखना शुरू कीजिए। आपने 1000 करोड़ की सेल्स को जनरेट किया है, वो डर आपको कभी लगा नहीं कि मैं एक फीमेल हूँ, मुझे है ना लोग एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, मेरी बात सुनेंगे नहीं सुनेंगे? तो ये जो जुनून और ये जो पैशन है, आज जो हमारे गर्ल्स देख रही हैं, बॉयज़ भी देख रहे होंगे, तो ये पैशन या फिर ये हिम्मत कैसे लेके आया जाती है? मुझे सुनने को मिलता था कि जितनी आपकी सैलरी आती है उससे ज़्यादा हम घर के नौकरों को दे देते हैं। तो ये एक ये मतलब ये चैलेंजेस थे। वुमेन के लिए, लेडी के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है शादी के बाद हाँ। कि वो काम नहीं कर पाती। राइट। तो क्या सलाह देंगे आप किसी को भी कि अपने कैरेक्टर को कैसे संभाले कोई? पर ये याद रखना कि आपने अपने कैरेक्टर की ऐसी तैसी फेर दिया मार्केट के अंदर। आपने लोगों को मौका दे दिया आपके लिए बोलने के लिए, राइट। आपने कोशिश कर दी है कि अब कोई भी बंदा आकर मुझे ये बोल सकता है कि चल कॉफ़ी पे चलें, चल आज रात को ड्रिंक्स पे चलें, स्क्रैच से कि आपकी 20-30 लाख की सेल है, मैं उसे 5 करोड़ पे लेके जाऊंगी, 10 करोड़ पे लेके जाऊंगी। तो उसके लिए जो सबसे पहला स्टेप होता है, ये होता है कि आपकी एक अच्छी सेल्स टीम हो। और अच्छी सेल्स टीम आपके पास कहाँ से आती है? जब आपके पास एक रोबस्ट इंजन हो जिससे आप राइट टैलेंट को अट्रैक्ट कर दो। तो सेल्स आफ्टर सर्विस को कैसे बेस्ट बनाएं ताकि कोई गलती ना हो जाए हमारे ब्रांड को आगे बढ़ाने में? कि जैसे प्रोडक्ट परचेज हुआ, आप इमीडिएटली कस्टमर को वीडियो बोलो, देखे और इस वीडियो को सेव कर ले आपके नाम के साथ। तो क्या होता है कि जब कस्टमर को कोई प्रॉब्लम आती है तो कस्टमर वो वीडियो खोलता है, और जब वो वीडियो खोलता है तो उसमें उसको सारे एस्केलेशन नंबर्स नजर आते हैं। ये हमारा डेडिकेटेड सर्विस मैनेजर है, ये उसका टॉप मैनेजर का नंबर है, ये ईमेल आईडी है। तो आपको कस्टमर के रिस्पॉन्सेज को चेक करने के लिए टाइम एंड अगेन कस्टमर को हेल्प करनी पड़ेगी। एक इंसान, एक कस्टमर जब कोई खरीदने आता है प्रोडक्ट, तो वो क्या चेक करता है कंपनी के अंदर या फिर प्रोडक्ट के अंदर कि वो खरीदे? उसके बाद जब वो पहले चेक करेगा 3-4 चीजें, तो वो कौन सी चीजें होती है? वो अपना प्रोडक्ट एक्चुअली बेचना ही है, इवेंचुअली तो हम बेचते ही हैं, बट अगर आपको ये सारे स्टेप्स करने हैं तो सबसे पहले आपको जो ध्यान रखना पड़ेगा कि आप टीम को हायर कैसे करते हैं, अच्छी टीम को, और उससे काम कैसे करवाते हैं ताकि वो जो आप गोल अचीव करना चाहते हो, क्योंकि आप टीम के बेसिस पर ही अपने सेल्स को अचीव करते हो या फिर गोल्स को अचीव करते हो, तो वो कैसे करें? राइट। 500 रुपए के अंदर आप हायर कर सकते हो लोगों को, वहाँ से आपको लिस्टिंग्स मिल जाती है, 500 रुपए में पैकेज मिल जाता है। देखो कि आपके इंटरनल कस्टमर जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनको क्या चीज़ की प्रॉब्लम है, जितना आप हेल्प कर सकते हो करो। जिस दिन एक हेड अपने टीम मेंबर के साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाता है और टीम मेंबर आपके साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाता है, तब वो आपके कंपनी के विजन के साथ और आपके विजन के साथ अलाइन हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि क्या बिजनेस के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर, क्या अपने घर के लोगों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को क्या हायर करना चाहिए अपने साथ काम करने के लिए? अगर आप सेल्स के फील्ड में हैं और जीवन में कुछ तरक्की हासिल करना चाहते हैं और चाहती हैं, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि इस पॉडकास्ट में मैं अपनी उम्र से ज्यादा एक्सपीरियंस वाली एक लेडी को लेके आया हूं, वंडर वुमन को लेके आया हूं, जिनसे न सिर्फ आपको सीखने को मिलेगा स्ट्रेटेजी, सेल्स, और साथ ही साथ आपको मोटिवेशन की भावना भी आपके अंदर बनी रहेगी, जिसको सुनना और देखना आप चाहते हैं और चाहती हैं। आज हमारे साथ कनेक्टेड हैं द वन एंड ओनली निधि अनेजा मैम, जिनका 28 साल का तजुर्बा सेल्स के फील्ड में है, क्योंकि एक गर्ल होके, एक वुमन होके सेल्स के फील्ड में आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। निधि मैम, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया राजेंद्र, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ मैम। मैम के साथ वैसे हमने काम भी किया हुआ है और साथ में आज मैम के साथ बैठने का मौका भी मिला है, और साथ में जो तजुर्बा 28 साल का सेल्स का अनुभव बिजनेस के अंदर अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। मैम, मेरा पहला सवाल आपके लिए, खासकर ना महिलाएं इस क्षेत्र में या फिर सेल्स के फील्ड में, बेचने के फील्ड में नहीं आते, क्योंकि रिजेक्शन इतने ज़्यादा है इस फील्ड के अंदर, इतनी ज़्यादा टेंशन है इस फील्ड के अंदर, इतनी ज़्यादा मेहनत है इस फील्ड के अंदर, जिसको लोग करना नहीं चाहते। और खासकर इंसान जैसे आदमी है, लड़के हैं, वो भी नहीं करना चाहते सेल्स के फील्ड में काम, क्योंकि रिजेक्शन बहुत ज़्यादा है। आप एक वुमन होके, आप एक लेडी होके, आपने सेल्स की फील्ड में आने का चयन कैसे किया और क्या है आपकी कहानी यहाँ तक पहुँचने की?
बिल्कुल राजेंद्र, जब मैंने स्टार्ट किया था तो हम्म। उस टाइम पे सेल्स जो था एक मेल डोमिनेटिंग सेक्टर था। फीमेल्स के लिए बहुत चांस नहीं था, तो मुझे ऐसा लगा कि यही एक राइट चॉइस है मेरी, जहाँ पर मैं कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फीमेल्स हैं नहीं। तो थोड़ा सा शुरू से स्ट्रैटेजी पे वर्क करती थी कि ऐसे ऐसे प्रोफेशन और ऐसे करियर को चूज करें जहाँ पर मेरे को जल्दी से एक आइडेंटिटी मिले। तो सेल्स मैंने एक चैलेंज लिया, एक चॉइस ली और अपॉर्चुनिटी ली और स्टार्ट कर दी अपनी जर्नी। ओके, तो अभी आप मैम कौन कौन सी कंपनी के साथ काम कर चुके हैं? देखो, मेरा टोटल 28 इयर्स का एक्सपीरियंस है, जिसमें आप इंडिया की सारी टॉप कंपनीज देख सकते हैं। स्टार्ट किया मैंने उषा ग्रुप से, उस टाइम पे मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन इन 1999 बहुत ज़्यादा बूम पे था, जिसमें आपको डॉक्टर्स की जो वॉइस फाइल्स होती हैं उसको डिक्टेट करना पड़ता था, उसको ट्रांसक्राइब करना पड़ता था। तो यूएस में ये एक चॉइस होती है कि अगर कोई पेशेंट डॉक्टर के पास गया है तो उसको अपनी जो भी उसका ऑपरेशन हो रहा है, डॉक्टर वहां पे डिक्टेट कर रहा होता है साथ साथ। मैंने कौन सा सूचर यूज किया, मैंने सीजर कौन सी यूज करी, वो सब चीजें पेशेंट जानना चाहता है। तो वो वॉइस फाइल हमारे पास आती थी जिसको हम ट्रांसक्राइब करते थे। और वो प्रोफेशन मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि एज एन इंटर्न मुझे फर्स्ट टाइम सैलरी जो मिली 8.5 मिली, मतलब 8,500 रुपए, जहाँ पर लोग 2-4 हजार में काम करते थे, तो बहुत अच्छा मेरे को पैकेज मिला। तो मैंने स्टार्ट कर दिया। उसके बाद फिर आपको पता होगा कि 2001 एंड 2 में EXL एंड जेनपैक्ट, यही 2 कंपनीज थी जिसके जो मल्टीनेशनल कंपनीज थी इंडिया में, जिसमें लोग जाने के लिए मतलब पूरा दिन का एक इंटरव्यू होता था। मतलब आपके 16 राउंड होते थे इंटरव्यू के। तो आपको कॉम स्किल्स क्लियर करने, रिटन टेस्ट क्लियर करने, आपका इंटेलेक्ट राउंड होता था, आपके जेडी राउंड होते थे, और उसके बाद फाइनली आपको सिलेक्शन होता था। बट हर राउंड में आपको कम से कम 2 घंटे लग जाते थे एक राउंड से क्लियर करके दूसरे राउंड में जाने में। सो ऑलमोस्ट आप ये समझ लो कि 50 लोगों का एक बैच बनता था जो इंटरव्यू देने आते थे, और रात तक जब तक आपको ऑफर लेटर मिलता था तो उस 50 में से 2 या 3 रह जाते थे। तो EXL स्टार्ट किया। जब मैंने EXL स्टार्ट किया तो उस टाइम पे कॉल सेंटर फॉर फीमेल्स बहुत डिफिकल्ट था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, बिकॉज नाइट शिफ्ट्स के अंदर पेरेंट्स जो हैं वो लड़कियों को भेजना पसंद नहीं करते थे। रात को काम करना होता था कॉल सेंटर? रात को काम करना होता था। तो पूरी रात जो है आपकी शिफ्ट हो रही है, और बेटी सुबह 4 बजे घर आ रही है, वो भी कोई कैब छोड़ने आ रही है जिस कैब में 4 लड़के 5 लड़के बैठे हुए हैं। तो बहुत डिफिकल्ट होता था पेरेंट्स को समझाना, बिकॉज मेरी मदर जो है वो एक रिटायर्ड प्रिंसिपल थी। तो और हम 4 सिस्टर्स हैं, तो फीमेल का बाहर रात भर घूमना, आपके पड़ोसी आकर आपको कंप्लेंट कर रहे हैं, हमारे पेरेंट्स को बोल रहे हैं। खुद को भी कई बार लगता था कि मतलब मैं क्या कर रही हूँ, रात भर बाहर हूँ। बट कहीं ना कहीं ये पता था कि मैं एक अच्छी कंपनी में हूँ और मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ। तो ये EXL में मैंने 3 साल काम किया, सेल्स में काम किया, इंश्योरेंस में काम किया, सारे फॉरेन क्लाइंट्स थे, कॉन्सिको का एक प्रोसेस था हमारा, उसके लिए काम करते थे। फिर उसके बाद मैंने ज्वाइन किया ICICI, बिकॉज तब तक फिर मेरी शादी हो गई थी और मुझे डे शिफ्ट में मूव होना था। देन आई ज्वाइंड ICICI में मैंने कलेक्शंस का पूरा हेड किया। आई ज्वाइंड एज ए टीम लीडर, और वहाँ पर पूरा का पूरा प्रोसेस को हैंडल किया। बहुत सारे लोग होते थे, 100-150 लोगों की टीम हैंडल करी, अच्छे से कलेक्शंस की, अच्छे से रेवेन्यू किया। फिर आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी फ्रॉम Naukri.com, इन्फोएज जो उनका मेन नेम है, वहाँ पर 99 एकर्स वो लोग स्टार्ट कर रहे थे। और 99 एकर्स और जो इन्फोएज है वो उस टाइम पे 5 लोग थे, जो जैसे हितेश सर हैं और संजीव बिखचंदानी सर हैं। इसके अलावा 4 और लोग थे जिन्होंने कंपनी के अंदर शुरू से काम किया जब कंपनी स्टार्ट हुई थी। तो उनके अंडर एक लीडर थी, जो जब मैं इंटरव्यू देने गई तो उनको स्पार्क नज़र आया। उन्होंने बोला चैलेंजिंग पोजीशन है, स्क्रैच से काम करना है, पूरा प्रोसेस सेट करना है, 99 एकर्स। अब वहाँ पे भी चैलेंज, रियल एस्टेट ब्रोकर्स को आप ये बोल रहे हो कि आप ऑनलाइन अपनी प्रॉपर्टीज दिखाओ और ऑनलाइन प्रॉपर्टीज बेचो, तो वो बहुत बड़ा डिफिकल्ट काम था। बिकॉज सेक्टर 18 नोएडा के अंदर जितने भी रियल एस्टेट के लोग बैठे हुए हैं वो पार्टी को सामने दिखाने में बिलीव करते थे। वो ये नहीं बिलीव करते थे कि प्रॉपर्टी ऑनलाइन बिक जाएगी। कौन सी ऑनलाइन बिक जाएगी, बहुत मुश्किल था। आज भी मुश्किल हो जाता है, बहुत आज भी मुश्किल हो जाता है। बट आज के ज़माने में लोग शिफ्ट कर गए हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, पर उस ज़माने में इतना हमारे पास एक्सपोजर नहीं था।
तो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट ये होता था कि हमें रियल एस्टेट एजेंट्स को, ब्रोकर को, डेवलपर्स को अपनी वेबसाइट पे लेकर आना और उनको बोलना अपनी प्रॉपर्टीज़ हमारी वेबसाइट पे डालो, लिस्ट करो यार। लिस्ट करवाओ अपनी प्रॉपर्टीज़ को, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था। तो 99 एकड़ स्टार्ट किया, स्टार्ट करके बहुत अच्छे से हमने वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ लिस्ट कराई, कस्टमर एक्विजिशन बहुत हाई हो गया। तो उसके बाद फिर मैं मूव हुई naukri.com के अंदर ही हमारा एक और प्रोसेस था jeevansathi.com, वहाँ पर ज़रूरत थी। तो नौकरी का एक कल्चर है कि अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो और आप एक प्रोसेस को सेट कर देते हो तो वो आपको ऑटोमेटिकली दूसरे प्रोसेस को सेट करने में मूव कर देंगे। दूसरे प्रोसेस में मूव हो गई, वहाँ पर भी यही था, स्टार्टिंग थी, सब कुछ सेट करना था, सारा प्रोसेस सेट किया। फिर एक्सपोजर आया नौकरी इंटरनेशनल सेल्स का, क्योंकि ये सारे इन्फो एज के ही प्रोसेस हैं। 7 साल आई हैव स्पेंड विद नौकरी। तो मैंने स्टार्ट किया था एज एन असिस्टेंट मैनेजर, 3 महीने में प्रमोशन हुई एज ए मैनेजर, और जब मैंने छोड़ा आई वाज अ ग्रुप मैनेजर लाइक एन एवीपी। तो 7 साल बहुत अच्छा काम किया naukri.com में, टॉप परफॉर्मर रही, हमेशा अप्रेजल्स हाईएस्ट लिए। रिसेशंस में भी बहुत कम लोगों के अप्रेजल्स होते थे, मेरे अप्रेजल हमेशा हुए हैं। तो कंपनी में हमेशा टॉप परफॉर्मिंग लिस्ट में रही हूँ, चाहे वो EXL हो या फिर वो इन्फो एज हो, या मैंने आज भी जिस कंपनी में हूँ उसमें भी। अब इन्फो एज के अंदर क्या होता है कि आप ग्रुप मैनेजर पोजीशन पे जब आप पहुंच जाते हो तो टाइम्स ऑफ इंडिया के लोग हेड हंटिंग करते हैं। उनको ये पता होता है कि ये ग्रुप मैनेजर पोजीशन पे है, तो अब इसको अपनी कंपनी में ले लो या इनको पोच करना शुरू कर दो। तो मुझे बहुत लुक्रेटिव ऑफर आई वहां से, टाइम्स ऑफ इंडिया। सो टाइम्स अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है, राइट। फिल्म सिटी का आप अगर आप सेक्टर 16 में जाओ तो कैंपस ही इतना बड़ा है कि इट्स लाइक अ ड्रीम जॉब। वहां से बहुत अच्छे ऑफर की अपॉर्चुनिटी आई, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट पोजीशन आई। एक प्रोसेस था टाइम्स जॉब्स जो बिल्कुल नहीं उस टाइम पे वर्क कर रहा था, उसको पूरा का पूरा स्केल करना था, प्रोडक्ट को रिवैम्प करना था, स्टार्ट करना था, पूरी टीम को हायर करना था। तो लंबा चौड़ा काम था, वो सेट किया टाइम्स ऑफ इंडिया में जाकर। फिर उन्होंने अपना फिर दूसरा प्रोसेस दिया सिंपली मैरी, उस पे काम किया। फिर उसको काम करने के बाद फिर मेरे पास एक कंपनी का ऑफर आया, जहाँ से जो एक स्टार्टअप कंपनी थी। तो उस स्टार्टअप का, अब जब मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट पोजीशन पे पहुंच गई थी तो मुझे ये समझ में आ गया था कि अब मल्टीनेशनल कंपनीज में सीखने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास। अब मुझे स्टार्टअप्स में जाना है और उनको जाकर हेल्प करनी है। इतना एक्सपीरियंस है कि आप एक एजेंट लेवल से, जब आपने खुद कॉल्स ली हैं, खुद ट्रेनिंग्स की हैं, सब कुछ आपने खुद सीखा है, क्लाइंट को कैसे हैंडल करना है, क्लाइंट से कैसे बात करनी है, ग्राउंड लेवल से आपको एक एक चीज पता है। फिर आप टीम लीडर पोजीशन पे पहुंचे हो, फिर आप मैनेजर पोजीशन पे पहुंचे हो, फिर आप सीनियर मैनेजर पे पहुंचे हो, ग्रुप मैनेजर पहुंचे हो, फिर असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट पहुंचे हो। तो आपने 20 साल एक बहुत लंबी जर्नी की थी, जिसको आप चाहोगे कि अब मेरे को अगर किसी कंपनी के अंदर जाना है तो मैं उस कंपनी में तो ना जाऊं जहाँ पे मुझे कुछ नया सीखने को ना मिले, बल्कि ऐसी कंपनी में जाऊं जहाँ पे मैं अपने एक्सपीरियंस को यूज कर सकूं। बहुत सारे लोगों ने मुझसे उस टाइम पे ये बोला कि तेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, और बहुत बड़ी बड़ी कंपनी से ऑफर्स आ रहे थे कि आप हमारे यहाँ पे एज ए डायरेक्टर ज्वाइन करो, एज ए फाउंडर ज्वाइन करो। बट चूज कर लिया, शुरू से थोड़ी सी जिद्दी हूँ, चूज किया कि अब ऐसी कंपनी को सपोर्ट करूंगी जहां शुरू से लेकर एंड तक मैं बनाऊंगी, स्क्रैच से मैं बनाऊंगी। तो फिर मैंने ज्वाइन की एक कंपनी, स्टार्टअप ज्वाइन किया। जब मैं वहां गई तो 30-40 लाख का बिजनेस था, प्रोडक्ट बहुत अच्छा था, कंटेंट बहुत अच्छा था, ट्रेनिंग्स बहुत अच्छी थी, बस सेल्स टीम, सिस्टम्स, ऑपरेशंस, इन सब पे वर्क करना था। वो किया, करते 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 एक अच्छा रेवेन्यू किया, 5 साल वहां पे काम किया। जब मैंने वो कंपनी छोड़ी तो उसका रेवेन्यू बहुत हाई था, बहुत हाई था। फिर उसके बाद मैंने एक और स्टार्टअप ज्वाइन किया जिसमें मैं आज भी वर्किंग हूँ एज ए COO, राइट। अगेन मेरी जर्नी में यही रहा है कि मेरे को जाना है और सब कुछ स्टार्ट करना है और सब कुछ नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। आपने ना अभी जो ये कहानी बताई, एक गर्ल्स के लिए मतलब जितने आपने प्रोफेशन चेंज किए हैं, शायद लोगों के ना उतने मतलब वो उतना टाइम पे तो काम छोड़ के मतलब सेटल हो जाते हैं, राइट। आपने इतनी कंपनी चेंज की, इतनी सारी चीज़ें की। मैंने मैम आपको ना ग्राउंड लेवल पर देखा है काम करते हुए। तो एक गर्ल्स के लिए मेल टीम को हैंडल करना, उनसे काम करवाना, और जहाँ आज जो सोसाइटी के अंदर गर्ल्स को मतलब उतनी तवज्जो नहीं, मतलब ना कौन सुनेगा ना लड़की नहीं की सुनती, ईगो की बात रहती है, तो वो एक लोगों के अंदर एक फैक्टर रहता है। बट आपने मतलब ये डर या फिर ये कहूँ कि इस चीज़ से आप कैसे आगे निकले कि आपने कहा नहीं मैं टीम को भी हैंडल करूँगी,
मैं कंपनी में जाऊंगी भी, काम करूंगी, मतलब आप जो बता रहे तो वो एक मतलब एक मेल के लिए भी सोचना कई बार थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है यार, इतने प्रोफेशन चेंज कर दिए, इतना काम कर लिया, अभी भी लगे हुए हैं काम में। वो डर आपको कभी लगा नहीं कि मैं एक फीमेल हूँ, मुझे है ना लोग एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, मेरी बात सुनेंगे नहीं सुनेंगे? तो ये जो जुनून और ये जो पैशन है, आज जो हमारे गर्ल्स देख रही हैं, बॉयज भी देख रहे होंगे, तो ये पैशन या फिर ये हिम्मत कैसे लेके आ जाती है? देखो, मैं हमेशा ये बिलीव करती थी कि आपके अंदर अगर किसी चीज का पैशन है, ओके, राइट, जो चीज आपको किक देती है हम्म, वो करो, वो जरूर करो। क्योंकि क्या होता है ना कि आप आर्टिफिशियल कुछ भी करते हो ना, थोड़े दिन के अंदर वो ना खत्म हो जाता है, वो फायर खत्म हो खत्म हो जाती है। जाती है फायर। और मैं शुरू से बहुत एनर्जेटिक हूँ, मतलब अगर एक बार कुछ सोच लिया तो मतलब फिर कोई ऐसे ही सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जिसमें भगवान धरती पे आके बोले कि नहीं निधि नहीं करना है, जिद्दी, नहीं तो ठान लिया तो करके दिखाऊंगी। जिद थी तो पाने वो की किसी हाँ, वो जिद थी कि मतलब अगर मैंने एक प्रोफेशन चूज किया है सेल्स, और जो मुझे किक भी देता है। अच्छा देखो, सेल्स में इतना टाइम टिके रहने के लिए या इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने के लिए सबसे पहले आपके अंदर जुनून जरूर होना चाहिए कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। जब मैं एक एजेंट लेवल पे थी और मेरी शादी हुई, तो मेरी शादी एक बिजनेस फैमिली में हुई और ज्वाइंट फैमिली में हुई, जहाँ पर मेरी दोनों सिस्टर इन लॉज जो थी वो घर पे रहती थी, और बिजनेस फैमिलीज में लड़कियों को घर से बाहर नहीं भेजा जाता है। अब मेरे हस्बैंड के लिए और मेरे लिए सबसे बड़ी एक ही चैलेंज था कि मैं जॉब नहीं छोड़ूंगी। तो 20,000 22,000 की जॉब के लिए एक बिजनेसमैन अपनी वाइफ को बाहर नहीं भेजता है। तो बहुत टाइम लगा मुझे इस स्ट्रगल को सेटल करने में, जब तक मैं एक्चुअली एक एवीपी पोजीशन पे नहीं पहुंची, जब तक लोग मुझे जानने नहीं लगे। क्योंकि मुझे सुनने को मिलता था कि जितनी आपकी सैलरी आती है उससे ज्यादा हम घर के नौकरों को दे देते हैं। तो ये मतलब चैलेंजेस थे वुमेन के लिए, लेडी के लिए बहुत बड़ी चीज होती है शादी के बाद कि वो काम नहीं कर पाती। प्लस आप रात को बाहर जा रहे हो। अब आप अगर मान लेते हैं, चलो EXL तो कॉल सेंटर शादी से पहले था, अगर आप एक प्रोफेशन में हो, आपको एक टीम लीड करनी है, आपके साथ बहुत सारे लोग काम करते हैं, आप उनको पार्टी पे भी आपको एज ए हेड तो पार्टी में ले जाना पड़ेगा ना। यू आर द लीडर, खुद को भी जाना यू आर द लीडर एंड यू नीड टू गो विद द टीम। अब आप नहीं जा रहे हो तो टीम कैसे एंजॉय करेगा? और वो सारी एक्चुअली टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज होती हैं जो आप करते हो। रात को आप 1 बजे घर आ रहे हो, अब रात को 2 बजे घर आ रहे हो। तो फीमेल्स के लिए ना वो बैलेंस करना कि आप रात भर बाहर हो या 2 बजे आप घर आ रहे हो, या आप मीटिंग से रात के 2 बजे घर आ रहे हो, बहू का रोल, बच्चों का रोल। अच्छा, अब इन बिटवीन क्या हुआ कि ICICI के अंदर जब मैं काम कर रही थी तो मेरा बेबी हुआ, राइट, और 3 महीने के बच्चे को घर पे छोड़ के जाना, ये सबसे बड़ा स्ट्रगल कि बच्चे को कैसे छोड़ूं। दुख भी होता होगा, बहुत दुख होता, मतलब मैं बहुत रोती थी ऑनेस्टली स्पीकिंग। मतलब बच्चों से बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, कोई मुझे तोड़ नहीं पाता, मतलब आज तक भी कोई तोड़ नहीं पाया। बट व्हेन इट कम्स टू किड्स, मैं बहुत इमोशनल हूँ, बहुत इमोशनल हूँ। तो बच्चों को छोड़कर, पहले बेटे को, पहला जो बेटा है उसको छोड़कर जाना, और बेटा पूरा दिन रोता रहता था, वो बीमार भी बहुत रहता था, बहुत टफ था, बहुत टफ था। फिर मैंने क्रैच किया, फुल टाइम मेड रखी, मैनेज किया, रात भर जागती थी ताकि मैं रात को जागूं तो सुबह जो मेरा बच्चा है उसको मेरी मेड देख सके। अब रात को भी वो जाग रही है, दिन में भी वो जागेगी, तो वो तो बेचारी नहीं कर पाएगी ना। तो रात भर मैं जागती थी और दिन में बच्चे को मैं 4 बजे के करीब सोती देखती थी, रात को आप देखते थे 4 बजे के शिफ्ट खत्म होने के बाद? नहीं, EXL के अंदर नाइट शिफ्ट थी, तब तक बेबी नहीं हुआ था। ICICI जब मैं मूव करी तो डे शिफ्ट थी, तो मैं दिन में काम करती थी ऑफिस में, रात को बच्चे संभालती थी, फिर अगले दिन सुबह जॉब पे होती थी। तो वो टाइम 2 साल तक, जब तक बच्चा नहीं हो जाता, आपके लिए बहुत डिफिकल्ट रहता है। तो मैम ये ना, फिर जो आप मुझे बता रहे हो ना, क्योंकि एक बीइंग अ फीमेल, मतलब ये बहुत एक डिफिकल्ट सिचुएशन होती है किसी के लिए भी, और खासकर शादी से पहले तो फिर लोग कहीं ना कहीं कैरेक्टर पे उंगली उठाते हैं, शादी के बाद फिर जो है पति पे उंगली उठती है ना। तो फिर ये चीज़ों को आपने टैकल किया, बहुत सारे लोग ना नहीं कर पाते, बहुत सारी गर्ल्स फीमेल नहीं कर पाती, वो जो है लड़े नहीं पाती अपने लिए कि मुझे भी जीवन में कुछ करना है। आपने जो कुछ भी किया, आपने अपने बच्चों को या फिर अपने परिवार को अच्छी लाइफ देने के लिए सब कुछ किया। तो ये जो जुनून, ये जो पैशन, ये जो हिम्मत होती है, वो मतलब कैसे आती है? क्योंकि एक अगर कोई हमें आज फीमेल देख रही होगी तो उसके अंदर भी होगा कि मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, बट मैं कैसे करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, तो उनके लिए क्या रह जाएगी? देखो, आप अपने पैशन को और अपने दिल को पहचानो कि आपका दिल क्या बोल रहा है। आपको क्लैरिटी बहुत जरूरी है। अगर आपने वो प्रोफेशन चूज किया जो आपका दिल और आपका दिमाग कहता है कि मेरे लिए राइट है, आप ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सेल्स कर रही हूँ तो आप सोचो मैं भी सेल्स कर लूंगी। आप सेल्स में जाओगे, आपको प्रोडक्ट सीखना पड़ेगा, कस्टमर हैंडलिंग सीखनी पड़ेगी। तो वो प्रोफेशन चूज करो जिसमें आप बेस्ट हो।
बहुत सारे लोग आजकल मेकअप का कोर्स करते हैं फीमेल्स के लिए, ट्यूशंस पढ़ाते हैं, एचआर का कोर्स करते हैं। तो अपने प्रोफेशन को जानो कि आपका दिल क्या मांग रहा है, और जब आप वो उस प्रोफेशन पे पहुंच जाओगे, उसमें एंटर करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपको किक मिलेगी। बट गिव अप मत करना, क्योंकि आप ये देखो कि 20,000 की सैलरी नौकरों को मिल जाती है, 20,000 कमाते हो उस टाइम, और आज जब मैं एक कंपनी में COO हेड कर रही हूँ, आज के पैकेज में और उस पैकेज में जमीन आसमान का फर्क था। बट वो एक सीढ़ी थी जो मैंने तय की बिना ब्रेक लिए। तो वो कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है कि गिव अप मत करो, मतलब अपने पैशन को फॉलो करो और गिव अप नहीं करना चाहिए। गिव अप मत करो। मैम एक ना सवाल पता नहीं कैसा लगेगा आपको, मैं पूछ लेता हूँ। कई बार ना, जैसे आपने इतनी कंपनीज में काम किया और आजकल इतने सारे डिवोर्स के केसेस देखने को मिलते हैं, तो अपने ना कैरेक्टर को संभालना एक गर्ल के लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके ऊपर। राइट। तो कैरेक्टर को ना कई बार लोग संभाल नहीं पाते। अगर आज कुछ सफल हो जाता है तो कई बार उसका कैरेक्टर बिगड़ जाता है, वो भले मेल हो या फीमेल हो। तो कैरेक्टर को आपने मजबूत कैसे रखा? क्योंकि कैरेक्टर को मजबूत रखना ही एक फीमेल की सबसे बड़ी पावर होती है, ताकि उसके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके कि तुमने ऐसा किया। तो क्या सलाह देंगे आप किसी को भी कि अपने कैरेक्टर को कैसे संभाले? जब मैं एजेंट लेवल पे भी थी और चाहे आज मैं CEO लेवल पे हूँ, आपने मुझे देखा है और बहुत इंडस्ट्री में लोग मुझे जानते हैं, फाउंडर्स, डायरेक्टर सब जानते हैं। हमने तो काम भी किया, आपने काम भी किया है। आपको ना अपना एक लाइन जो है वो हमेशा अपने कैरेक्टर के आसपास ड्रॉ करके रखनी पड़ती है, जिसे आप बाउंड्री लाइन कहते हो। उस बाउंड्री लाइन को फीमेल्स के पास ना भगवान ने एक अच्छा इंस्टिंक्ट दे रखा होता है कि उनको बहुत जल्दी पता चल जाता है कि कौन आपसे किस कॉन्टेक्स्ट में बात करने की कोशिश कर रहा है, कौन लाइन क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, कौन आपसे किस इंटेंशन से बात करने की कोशिश कर रहा है। अगर किसी को आपने एक लाइन क्रॉस करने दी तो आपको लगेगा कि वो एक बंदा है जिसने सिर्फ लाइन क्रॉस की है, क्योंकि आप काम करते करते कभी कभी इंक्लाइंड हो जाते हो, आपको दूसरों की पर्सनालिटी पसंद आ जाती है, अटैचमेंट हो जाती है, आप घंटों काम करते हो ऑर्गेनाइजेशन में, राइट। पर ये याद रखना कि आपने अपने कैरेक्टर की ऐसी तैसी फेर दिया मार्केट के अंदर, आपने लोगों को मौका दे दिया आपके लिए बोलने के लिए, राइट। आपने कोशिश कर दी है कि अब कोई भी बंदा आकर मुझे ये बोल सकता है कि चल कॉफी पे चलें, चल आज रात को ड्रिंक्स पे चलें। कॉमन बात है, ऑर्गेनाइजेशंस में होता है, राइट। तो आपको अपने कैरेक्टर को एक्चुअली एक रोल मॉडल की तरह ही जीना है। फीमेल्स क्या होती हैं, मैं क्योंकि मेरी मम्मी रिटायर्ड प्रिंसिपल थी, तो हमेशा उन्होंने बोला सिर ऊपर उठा के रहो, कभी झुकना मत किसी के आगे, अपने कैरेक्टर पे दाग मत रख ले देना। मतलब आजकल के बच्चों को ये दाग वाग समझ में नहीं आते, बट ये आज भी हमारे अंदर है। और जिस दिन हमने कंपनी ज्वाइन की थी एज ए फीमेल, कॉल सेंटर ज्वाइन किया, नाइट शिफ्ट्स की, एक बात हमेशा याद रखी थी कि मेरे कैरेक्टर पे कभी दाग नहीं लगने दूंगी। और जितने भी लोग बाउंड्री लाइन क्रॉस करने की कोशिश करते हैं तो उनको बहुत अच्छा जवाब मिलता था मेरी तरफ से। इतना अच्छा जवाब मिलता था कि वो 4 लोगों को जाकर बताता था, भैया पंगा मत लियो, निधिया नहीं जाए, दहशत का माहौल निधिया नहीं जाएगी। तो आपको खुद अपना ऑरा क्रिएट करके रखना पड़ता है। क्योंकि मैम ना ये चीज़ मैंने इसलिए पूछी, मुझे लगता है कि ये सवाल शायद मैंने सही पूछा है, क्योंकि अभी हमारे साथ सोनाली मैम आई थी मुंबई से, तो उन्होंने भी यही जवाब दिया था कि अगर एक लड़की का कैरेक्टर या फिर लड़के का कैरेक्टर स्ट्रांग है ना, तो मतलब वो कहीं चले जाए, वो लाखों की भीड़ में चले जाए, उसके पति को, उसके बच्चों को, या फिर उसके पेरेंट्स को, या फिर उसकी घरवाली को, सबको विश्वास होता है कि ये लाखों की भीड़ में भी नहीं पिघलेगा। बट आज के समय में इतने ज़्यादा केसेस निकल के आते हैं, तो फिर मैंने कहा एक बार इस सवाल में आपसे पूछ लेता हूँ। मैम एक आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ एक आखिरी सवाल, फिर हम सीधे बात करेंगे सेल्स की। जैसे मैम ना, आपने अपना प्रोफेशन भी संभाला, अपने पर्सनल लाइफ भी संभाली, बेबी बच्चे है ना, जो जैसे आप एक वाइफ हैं तो एक पत्नी का रोल, एक माँ का रोल, एक जो है बहू का रोल, फिर एक बेटी का रोल अपने घर वालों के लिए। तो इन चीज़ों को आपने मैनेज कैसे किया? क्योंकि ये मैनेज करना और संभाल के चलना फिर इस लेवल पर आना, मतलब मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। तो कैसे आपने इन चीज़ों को संभाला? देखो, अगर कोई ये बोलता है कि मैंने सब अच्छे से मैनेज किया तो वो झूठ बोलता है। क्योंकि फीमेल्स की आदत होती है कि वो सबसे पहले अपनी फैमिली को रखते हैं, चाहे अपनी हेल्थ खराब हो, अपनी आपने खाना खाया है नहीं खाया है, आपने टाइम से सोए हो नहीं सोए हो, आप वहां पर कॉम्प्रोमाइज कर जाते हो। तो अगर कोई ये बोले कि मैंने बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज किया, यस, मैंने अपने बच्चे बहुत अच्छे से मैनेज किए हैं। मेरे दोनों बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, एक बच्चा बाहर पढ़ रहा है कनाडा, और मैंने अपनी नौकरी से ही उसको बाहर भेजा है पढ़ने। मैंने कभी हस्बैंड से हेल्प नहीं ली, ऐसा नहीं है, वो मना करते हैं, बट ये मेरा खुद का अपना एक डिसीजन था कि मैं अपने बच्चों को जिस भी स्कूल में पढ़ाना चाहूँ, जो भी एजुकेशन देना चाहूँ, उसमें मैं कंट्रीब्यूट करूँगी।
तो बच्चे और फैमिली तो मैनेज हो गई, लेकिन अपनी हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज बहुत किया है मैंने बीमार रहकर भी काम किया है, मैंने डिस्प्रिन लेकर भी काम किया है। मैं एक कंपनी में काम करती थी जहाँ पर इवेंट्स होते थे और मैं 3-3 दिन तक वहाँ पर इवेंट्स में काम करती थी। तो फीमेल्स के साथ 3 दिन कॉन्टिन्यूसली एक इवेंट में काम करना, आपके साथ बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं और आप वापस नहीं आ सकते हो घर पे, राइट। तो हमने बहुत स्ट्रगल किया है, पर ये है कि मैनेज करने की पूरी कोशिश की है। और मैं बहुत प्राउडली बोल सकती हूँ कि मैंने अपने बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन दी है, संस्कार दिए हैं, क्योंकि बच्चे आपको ही देखते हैं। बिल्कुल। और हस्बैंड के साथ भी बहुत मैनेज किया, उनका भी पूरा ध्यान रखा है। और शायद मैं कह सकती हूँ कि मेरे हस्बैंड भी बहुत ही अच्छे हैं, उन्होंने मतलब मेरे को पूरी फ्रीडम दी, उन्होंने मेरी सोच को समझा। बड़ी बात तो ये है कि आपके जो हस्बैंड है वो बहुत सपोर्टिव है। हाँ, मैं रात भर भी अगर बाहर रहती हूँ, जॉइंट फैमिली से हूँ, कभी कभी फैमिली वाले भी बोलते होंगे, बट उन्होंने मेरे लिए मेरे फेवर में बात की होगी, तभी सब कुछ मैनेज हो पाया। तो बहुत जरूरी है कि आप अपनी जो आपकी सोच है आप अपने हस्बैंड के साथ शेयर करो, उन्हें समझाने की कोशिश करो, आपका विजन क्या है अलाइन करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर परिवार से आपको प्रॉब्लम मिलेगी ना तो फिर फीमेल नहीं कर पाती है। और ये इनिशियल डेज में जब तक 20, 40, 50, 60, 1 लाख तक कमाती थी, ये मुझे भी प्रॉब्लम आती थी, नॉट फ्रॉम माय हस्बैंड, बट सिखाने वाले बहुत लोग होते हैं, तो आपको मैनेज करना है। कान भरने वाले बहुत लोग, स्पेशली फीमेल्स के कैरेक्टर पे। था आपके हस्बैंड को आपके ऊपर? लव मैरिज है, इसलिए मैं समझ गया था। मैं पूछना नहीं चाहता था, बट आपने बोल ही दिया। मैंने सवाल ऐसे पूछा, मैंने कहा मैम बोल ही देंगे अपने मुंह से। लव मैरिज थी, तो एक तरीके का अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट उसमें भी बहुत काम किया है। मतलब आप ये मत सोचिए कि जब आपकी नई शादी होती है तो हस्बैंड बहुत जल्दी आप पे ट्रस्ट कर देगा, बार बार आपको ट्रस्ट बनाना पड़ता है। और एक बार ट्रस्ट आपका बन जाए ना, तो उसके बाद हस्बैंड को पता होता है कि कहाँ जा रहा है आपका लाइफ पार्टनर, कहाँ जा रहा है, कहाँ तक जा सकता है। अरे मीटिंग होगी, अरे खाना तक तो खाया नहीं होगा, मीटिंग में बैठी होगी। तो वो एक तरीके के एक पॉजिटिव साइन है कि आपके हस्बैंड को पता है कि आप ऑफिस में ही हो, मीटिंग में ही हो, इसलिए फोन नहीं उठा रहे हो। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप रिलेशनशिप जरूर बिल्ड करो। बॉन्डिंग आपके हस्बैंड के साथ आपकी बहुत शानदार रही है और बड़ा प्राउड होना चाहिए उन्हें आपके ऊपर, और होता भी होगा प्राउड आपके ऊपर। हम तो चाहते हैं कि सबको ऐसा पति मिले, सारी फीमेल्स को, जो और सबको ऐसी बीवी मिले जो सबको सपोर्ट करे। मैम अब आते हैं मेन मुद्दे पर जी। अब बात करते हैं आपसे आपके एक्चुअल कोर की। जैसे ना मैम बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं, शुरू करते हैं, सारे काम अच्छे करेंगे, मार्केटिंग में कर लेंगे, ब्रांडिंग में कर देंगे, बढ़िया ऑफिस टीम सब रख लेंगे, बट एक जगह जहाँ पर वो काम नहीं कर पाते, कई बार फेल हो जाते हैं, क्योंकि पैसा आता है सेल से। सारा पैसा नहीं तो सब बाहर जा रहा होता है हर काम में, लेकिन सेल से पैसा वापस बिजनेस के अंदर आ रहा होता है। बिजनेस में सेल्स बंद हो गई तो सब खत्म हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। तो कई बार ना लोग सेल्स में अटक जाते हैं, ऐसा क्यों? देखो सेल्स में इसलिए अटक जाते हैं क्योंकि एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना और उस प्रोडक्ट को सेल करना मार्केट में, दोनों ही ऑल टुगेदर डिफरेंट गेम है। बनाना और बेचना अलग है। प्रोडक्ट आप अच्छा बना सकते हो क्योंकि आपके पास अच्छी प्रोडक्ट टीम है, आपके पास एक अच्छा आइडिया है, राइट। बट उस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करने के लिए आपके पास एक साइंस, एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एक पूरा प्रोसेस है, राइट। तो उस प्रोसेस को अगर आपने फॉलो किया तो आप सेल्स कर सकते हो। मैं आपको कुछ स्टेप्स बता देती हूँ, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि मैंने खुद स्टार्टअप्स ज्वाइन किए जहाँ पर मैंने सेल्स के इनिशिएटिव्स खुद लिए कि स्क्रैच से कि आपकी 20-30 लाख की सेल है, मैं उसे 5 करोड़ पे लेके जाऊंगी, 10 करोड़ पे लेके जाऊंगी। तो उसके लिए जो सबसे पहला स्टेप होता है ये होता है कि आपकी एक अच्छी सेल्स टीम हो। और अच्छी सेल्स टीम आपके पास कहाँ से आती है? जब आपके पास एक रोबस्ट इंजन हो जिससे आप राइट टैलेंट को अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर आपने कंपनी में हायरिंग ठीक की है, सही लोगों को लेकर आए हो, तो उसके बाद आपकी जर्नी आसान हो जाती है। अगर लोग खराब आएंगे आपकी कंपनी में, सेल्स का प्रोसेस सेट नहीं है, तो लोग चले जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी हायरिंग से। आप अच्छे लोग लेकर आए, आपने सही जॉब डिस्क्रिप्शन दिया, आपने मार्केट के अंदर कैंडिडेट को भी बताया कि आपका रोल क्या रहने वाला है, और कैंडिडेट का भी कैंडिडेचर अच्छे से समझा कि क्या वो आपके सेल्स, जो आप प्रोडक्ट लाइन जो आप बेच रहे हो, उसको वो ठीक से सेल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो कैंडिडेट की स्क्रीनिंग एंड इंटरव्यू और राइट टैलेंट को अट्रैक्ट करना और फिर ऑफिस में लेकर आना, ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है, राइट। तो अगर आपने सही टैलेंट को लेकर आ गए तो आपका पहला किला फतेह हो गया। उसके बाद आपका आता है ट्रेनिंग का पार्ट। मैंने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में देखा है जहाँ पे फाउंडर्स एंड बिजनेस वाले जो होते हैं या लीडर्स होते हैं, वो सिर्फ भाग रहे होते हैं, बेचो 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 बेचो, अब माल बेचो। अब माल तो बिक नहीं रहा है,
माल क्यों नहीं बिक रहा है? माल इसलिए नहीं बिक रहा है क्योंकि इसके पीछे एक पूरा इंजन है जिसके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है आप राइट टैलेंट को लेकर आ गए, अब राइट टैलेंट के लिए ट्रेनिंग प्लान करो। आपके प्रोडक्ट की जो ट्रेनिंग होनी चाहिए वो आपके कस्टमर के हिसाब से होनी चाहिए, ना कि आपने यूट्यूब पे कोई वीडियो देख ली या आपका प्रोडक्ट है, मान लेते हैं एडटेक है, और आप वहां से कोई फील्ड सेल्स का ट्रेनर उठा कर लाए हैं, राइट? कोई भी इस चीज पे ध्यान, मैं एक कंपनी में गई, बोला हमारे पास 4 ट्रेनर हैं, मतलब रेलेवेंट ट्रेनिंग होनी चाहिए ना। अगर आपकी सेल्स टीम टेली सेल्स करती है तो आपके पास जो ट्रेनर होना चाहिए उसका सेल्स का, टेली सेल्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जहां पर उसने काफी सारे लोगों को ट्रेन किया है, जहां पर उसको प्रोडक्ट के बारे में पता है कि कैसे कस्टमर को बताना है, उसके पास पूरी स्क्रिप्ट्स रेडी हैं, उसको सॉफ्ट स्किल्स की नॉलेज है, उसको क्वालिटी की नॉलेज है कि कॉल पे क्या क्वालिटी पैरामीटर्स आपको मेंटेन करने हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप अच्छा टैलेंट लेकर आए। सो आपने अगर राइट टैलेंट को अपनी कंपनी में ले लिया, अच्छे सेल्स ट्रेनर लाओ, और उनको जाकर बोलो कि आप अपनी जो टीम मेंबर्स को जब आप सीट पे बिठाते हो या उनकी ऑन जॉब ट्रेनिंग करते हो तो उसके अंदर उनको अच्छी स्क्रिप्ट बोलना सिखाओ, कंसल्टेटिव सेलिंग करना सिखाओ। बहुत सारी कंपनीज में मैं जाकर देखती हूँ कि उनकी स्क्रिप्ट के अंदर सिर्फ बेचना सिखा रहे हैं। आप जानते हो कि मैं कंसल्टेटिव सेलिंग पे बहुत बिलीव करती हूँ, और 28 साल मेरा ये मंत्रा रहा है कि आपको जब भी कस्टमर से बात करनी है, अपनी टीम को भी ये सिखाओ कि आप जब भी कस्टमर से बात करोगे, कस्टमर को ये समझ में आना चाहिए कि आप एक कंसल्टेंट हो, आप उसको एजुकेट करने की कोशिश करो। कस्टमर आपके पास क्यों आया है? उसकी कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है, तभी वो आपके पास आया है। अगर वो अपनी कोई प्रॉब्लम लेकर आया है तो आपको उसकी प्रॉब्लम को पहले सुनना पड़ेगा। आपके प्रोडक्ट में उसका इंटरेस्ट है। सेल्समैन ज्यादातर सेल्स वाले जो होते हैं इसी चीज में स्ट्रगल करते हैं कि कस्टमर में इंटरेस्ट हम कैसे क्रिएट करें, हम ऑफर्स बताएं, हम प्राइजेस बताएं, हम डिस्काउंट्स बताएं। नहीं, कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपके पास अगर कोई कस्टमर आ रहा है तो अपनी पिच ऐसी बनाओ जिसमें कस्टमर की प्रोफाइलिंग कर लो। प्रोफाइलिंग में उसका बैकग्राउंड देखो कि आप अगर एक 25 इयर्स के स्टूडेंट से बात कर रहे हो और आपका प्रोडक्ट जो है वो 25 इयर्स के स्टूडेंट के लिए मैनेज ही नहीं हो पाएगा, उसके लिए किसी काम का ही नहीं है, तो आप क्यों से जबरदस्ती सेल करने पे लगे हो? ज्यादातर लोग यही करते हैं। ज्यादातर लोग यही कर रहे हैं कि किसी को भी कुछ भी बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको प्रोफाइलिंग करके कस्टमर का प्रोफाइल समझना है। समझने के बाद कस्टमर की नीड समझनी है। एग्जाम्पल के साथ समझा देती हूँ, जैसे हम डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स के कोर्सेज वगैरह करते हैं। अब एक्सेल का कोर्स सीखने के लिए वही कस्टमर आएगा जिसको एक्सेल में चैलेंज आता होगा। अब ये तो अंडरस्टूड है कि अगर कोई आपके पास एक्सेल की वर्कशॉप के लिए आ रहा है तो आप उससे पूछोगे ना कि एक्सेल का यूज क्या है तेरी लाइफ में। अगर वो बिजनेसमैन है तो आई एम श्योर वो अपनी कोई पीएनएल बनाता होगा, बैलेंस शीट्स बनाता होगा, अपना प्रॉफिट मेंटेन करता होगा, इसलिए उसको एक्सेल की जरूरत पड़ती होगी। और अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल आपके पास आ रहा है तो उसकी डेली लाइफ में चैलेंज होगा, आपको वाई करके पूछना पड़ेगा, भाई तुम खुद अपनी रिपोर्ट्स बनाते हो, तुम टीम मैनेज करते हो, तुमको आगे जाके प्रेजेंटेशंस देनी पड़ती हैं, एक्सेल ही क्यों? तो वहां से हमें कस्टमर की नीड पता चलती है कि आपके प्रोडक्ट पे वो क्यों आ रहा है, उसके चैलेंजेस क्या हैं, उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। यानी कि वो सही कस्टमर है भी कि नहीं है। राइट ऑडियंस, राइट कस्टमर आपके लिए वो आया भी है या नहीं है, पहले वो देख लो, क्योंकि हर एक को बेचने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर लोग कोई भी है उसको पकड़ लो भाई, लो ना, खरीदो हमारा। मतलब डेटा मिला है ना, सेल्स लैंग्वेज में डेटा मिला है। आपका मैनेजर लगा है आपको मारने पे कि कन्वर्ट कर, वो कन्वर्ट होगा, अब वो कन्वर्ट हो ही नहीं सकता क्योंकि वो एक स्टूडेंट है, उसके पास पेइंग कैपेसिटी नहीं है, राइट। बट यहीं पे अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल है और वो एक्सेल का कोर्स सीखने आया है, अगर आपने उसका वाई एनालिसिस कर लिया कि इसकी नीड क्या है, तो शायद आप उसको हाई प्रोडक्ट भी बेच सकते हो। तो आपको प्रोफाइलिंग एंड नीड के ऊपर बहुत फोकस करना है। जब आपकी प्रोफाइलिंग होगी, आपको कस्टमर की नीड समझ में आ गई, फिर आप अपने प्रोडक्ट की ऑफरिंग बताओ कि भाई हमारा प्रोडक्ट आपको कैसे हेल्प करेगा। आपने 4 चैलेंजेस बताए हैं हमें, हमारे 4 चैलेंजेस आपको, जो आपने 4 चैलेंजेस बताए, हमारा प्रोडक्ट से आपको ये बेनिफिट मिलने वाले हैं। फिर आप अर्जेंसी क्रिएट करोगे कि आपकी कंपनी के अंदर क्या क्या ऑफर्स हैं, क्या क्या आपके पास सीट्स अवेलेबल हैं, अभी प्राइजेस चेंज होने वाले हैं, हो गए हैं, जो भी आपके यहाँ पे ऑफर्स चल रही है, ऑफर्स टाइम एंड अगेन चेंज होती रहती है। कस्टमर्स को बताओ, कंटेंट मार्केटिंग की एजुकेशन दो। फाउंडर्स क्या करते हैं, वो आकर सीधा एक ही बात करते हैं, सेल्स नहीं हुई,
भाई इसके पीछे इतना बड़ा इंजन वर्क कर रहा है, इतना बड़ा प्रोसेस को आपको अलाइन करना पड़ेगा, आपको अच्छे ट्रेनर्स लाने पड़ेंगे, आपको अच्छी टीम लानी पड़ेगी, उनको अच्छे से ग्रूम करना पड़ेगा। एक बार ग्रूम कर दिया उसके बाद उनका क्वालिटी का प्रोसेस आपको लगाना पड़ेगा कि जो आपने ट्रेनिंग में सिखाया है क्या आपका वो टीम मेंबर वो सारे काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। एंड फाइनली आता है टीम मेंबर्स के लिए आप क्या कर रहे हो, आप उन्हें टारगेट्स दिए जा रहे हो, करो करो करो, उनको कैसे इनेबल कर रहे हो। एक टीम मेंबर पूरे दिन में 50 कॉल्स ले रहा है, 60 कॉल्स ले रहा है, भाई उसे अच्छा सॉफ्टवेयर लाके दो ना, डायलर लाके दो। 9 घंटे की शिफ्ट के अंदर जो 50 कॉल लेता था अब वो 100 कॉल लेनी शुरू कर देगा, और जब वो 100 कॉल लेनी शुरू करेगा तो ऑटोमेटिकली उसकी फनल इंक्रीज होएगी, और जब उसके कनेक्ट्स होंगे, फनल होएगी, तो उसके कन्वर्जन अपने आप बढ़ेंगे। बट कोई भी फाउंडर सेल्स इंजन को देखने के लिए तैयार नहीं है। वो एक मैनेजर ले आते हैं, सेल्स मैनेजर, एक सेल्स हेड ले आते हैं और उसके ऊपर प्रेशर और स्टिक घुमानी शुरू कर देते हैं, हमारा इतना रेवेन्यू था अब हमें इतना रेवेन्यू चाहिए, राइट। बट मेरे पास जब भी मैं किसी भी कंपनी में काम करती हूँ तो मैं उनको पूरा डेटा प्रेजेंट करती हूँ कि हमारी टीम मेंबर्स की ये हमारे एग्जिस्टिंग टीम मेंबर हैं, इनके ऊपर हमने ये एफर्ट्स किए हैं, अब ये टीम मेंबर मंथ ऑन मंथ ग्रोथ में इस महीने से नेक्स्ट मंथ में ये इतने पे जंप लेंगे, और अब जो मैं नए टीम मेंबर्स हायर कर रही हूँ पास्ट ट्रेंड के हिसाब से मैं इन्हें इतना डेटा देने वाली हूँ, इतना कन्वर्जन एक्सपेक्ट कर रही हूँ और इतना टिकट साइज एक्सपेक्ट कर रही हूँ। तो आप फाउंडर होकर आपको सबसे पहले ये देखना है कि राइट टीम, राइट टैलेंट, और एक वो जो सबसे बड़ा इंजन है जिससे आपका कंपनी चलेगी, जो आपकी कंपनी की बैकबोन है, उस पे आप कितने एफर्ट्स कर रहे हो, आप उनको क्या किस क्वालिटी की लीड्स दे रहे हो। चलो आपने अपनी टीम भी ट्रेन कर दी, आपने उनको डायलर लाके दे दिया, हाँ आपने उनको अच्छी सेल्स के बाद सर्विसेज दे दी, अच्छे इंसेंटिव दे दिए, भाई आपने उनको लीड्स इतनी खराब दी हैं कि कस्टमर्स भी रो रहे हैं और हमारे टीम मेंबर्स भी रो रहे हैं, सही कस्टमर नहीं है उनके पास सही कस्टमर आए नहीं है। तो इसका मतलब फाउंडर को वापस अपनी टीम से पहले जाकर अपना सोशल मीडिया चेक करना है या अपने लीड के चैनल चेक करने हैं कि कहाँ से मेरे पास क्या लीड आ रही है, उसका टारगेट ऑडियंस भी सही है या नहीं। तो ये पूरा एनालिटिक्स का ये पार्ट होता है जिसमें एक फाउंडर को या एक बिजनेसमैन को डेटा के ऊपर बहुत फोकस करना है कि मेरी लीड्स क्या है, उसका कन्वर्जन क्या है, टिकट साइज क्या है, पास्ट में मेरी टीम क्या कन्वर्ट कर रही थी, कितनी नंबर ऑफ टिकट्स चाह रही थी। अगर मुझे मंथ ऑन मंथ ग्रोथ लेनी है, मुझे अगले महीने ग्रोथ लेनी है, मैं किसी को 100 क्या नाम है लीड्स देता था, वो 5% कन्वर्जन करती थी। अब मुझे रेवेन्यू ज्यादा चाहिए तो मुझे 100 का कम से कम 150 125 कुछ तो देना पड़ेगा, या आप उसको यही बोलते रहोगे कि तूने 100 से अपना कन्वर्जन इंप्रूव करते जा। एक पॉइंट के बाद एक टीम मेंबर एक कन्वर्जन थोड़ा सा इंप्रूव करेगा, उसके बाद वो आपको छोड़ के चला जाएगा, फिर वही इंजन रिपीट करो, नया टीम लाओ। सही लीड्स लाना ही बहुत जरूरी है। बहुत सेल्स वालों का तो मोटिवेशन ही नहीं है ना। कस्टमर आपको गाली दे रहा है, मैं एक एजेंट हूँ, क्योंकि मैं तो एजेंट लेवल से काम कर चुकी हूँ, मैं एक एजेंट हूँ, एजेंट लेवल पे बैठ के मैं कॉल्स ले रही हूँ, कस्टमर मुझे आगे से गाली दिया जा रहा है, बोला किसने बोला तुम्हें कॉल करने के लिए, मैंने तो इस प्रोडक्ट के लिए इंक्वायर ही नहीं किया, मेरे को तो कुछ और चाहिए था। तो आपको टारगेट ऑडियंस और अपना सोशल मीडिया प्रेजेंट तो ठीक रखोगे ना, मतलब कहीं से भी उठा के दे दिया आपको, कहीं से भी उठा के दे दिया, आप कह रहे हो बेचो। तो पूरा एक साइकिल है जिसको एक फाउंडर को समझना पड़ेगा कि अगर मैं बिजनेस में स्ट्रैटेजीज पे वर्क कर रहा हूँ, प्रोडक्ट पे वर्क कर रहा हूँ, कस्टमर सर्विस पे वर्क कर रहा हूँ, सेल्स अपने आप में एक बहुत बड़ा इंजन है। अगर उस पर ठीक से काम कर लिया, हायरिंग से लेकर लीड से लेकर उनके मोटिवेशन तक, आपका सेल्स जो है वो चल जाएगी। क्या बात है। तो मैम ने ना अभी जो बातें बताई हैं वो एक बिजनेसमैन जो व्यापारी होगा, जो सेल्स में होगा, वो बहुत अच्छे से कनेक्ट कर रहा होगा कि अच्छा ये गलती कर रहा हूँ, ये गलती हो रही है, ऐसे हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो मैम से ना बहुत सारे लोग सीखना भी चाहते होंगे। तो मैम ने अभी जो है अपनी जर्नी शुरू की है कंटेंट क्रिएशन की, तो मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप मैम को जाके फॉलो जरूर करना और वहाँ पर आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहेंगे। मैम ये जो आपने बात बताई ना अभी, ये बहुत अपने आप में ऐसी बातें हैं कि जो शायद कहीं किताबों में, कहीं जो ट्रेनिंग में भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि एक्सपीरियंस लर्निंग है। 28 साल का अनुभव हुआ आपकी बातों से झलक रहा है, और मैं भी खुद सुन रहा था क्योंकि मैं एज अ सेल्स में बहुत अच्छा हमने काम किया है। कभी हमें गलती करते थे, हमने उसको ठीक किया, फिर हमने इंप्रूव किया। और जो कंसल्टेटिव सेलिंग की आपने बात की मैम, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और हर किसी को सीखनी चाहिए। मैम अगला मेरा सवाल ये है, जैसे आपने सेल्स की बात की, अगर कोई सेल्स में आना चाहता है और आना चाहती है, राइट, वो चाहता है कि मैं सेल्स को ना और अच्छा करूँ, बेस्ट करूँ, आपने बता दिया कि कहाँ पर अटकता है एक इंसान। अब बात करते हैं कि स्किल्स की, कि अगर किसी को सेल्स में आना है और उसको बहुत अच्छा एक इंसान बनना है, सेल्स के अंदर टॉप लेवल पर जाना है, क्योंकि मैम स्क्रैच से मैंने भी शुरू किया था, तो हमने बहुत अच्छी सेल्स को जनरेट किया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप उन लोगों को बताएं जो आना चाहते हैं सेल्स में और जो सेल्स में अभी काम कर रहे हैं, जो बेचने के प्रोफेशन में हैं, तो उसको कौन कौन सी स्किल्स आना जरूरी है। अगर वो नहीं आएंगे उसको स्किल्स, तो फेल हो जाएगा।
देखो, आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है गुड लिसनर। आपके अंदर लिसनिंग स्किल्स बहुत पावरफुल होने चाहिए, बिकॉज कस्टमर ये जरूर चाहता है कि मैं अगर किसी से फोन पे बात करूं तो पहले वो मेरे दुख सुन ले, चाहे वो मेरे बिजनेस के दुख हैं, चाहे मेरे घर के दुख हैं, आपके प्रोफेशन के दुख हैं, आप मैनेजर से दुखी हो। एक सेल्स कॉल पे आपको आपका कस्टमर बहुत चीजें बताता है और वहां से आप उसके साथ रेपो बिल्ड करते हो, राइट। तो आपके पास लिसनिंग स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए और पेशेंस बहुत होने चाहिए, जहां आप एक कस्टमर की प्रॉब्लम को, उसके दुख को सुन रहे हो। उसके साथ साथ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। आप हिंदी में बात करो, आप इंग्लिश में बात करो, आपका कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कस्टमर आपको सुन रहा है। आप कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, एक प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हो, एक ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हो। आप ठीक से फंबल करके बात करोगे, कस्टमर को समझ में आ जाएगा नो सिकिया, इसे कुछ नहीं आता। तो अगर आप सेल्स में काम कर रहे हो तो आपका एनर्जी लेवल, आपकी प्रोडक्ट नॉलेज, आपकी स्क्रिप्ट, आपका अर्जेंसी क्रिएशन और सबसे ज्यादा वो इमोशन जो हम कनेक्ट करते हैं ना इमोशनल कस्टमर के साथ, जहाँ पर हम कस्टमर के सारे दुख दर्द समझ के एक उसे कंफर्ट देते हैं कि आई एम देयर फॉर यू, डोंट वरी। हमारे प्रोडक्ट में आपकी इन प्रॉब्लम्स के लिए बहुत कुछ है, राइट। एंड स्टोरी टेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं सेल्स में जिनके कस्टमर्स जो होते हैं वो उनको अच्छा फीडबैक दे रहे होते हैं, वो रेफरल्स होते हैं उनके लिए कि मैंने आपका प्रोडक्ट यूज किया, आपके प्रोडक्ट से ये बेनिफिट हुआ, टेस्टिमोनियल्स होते हैं ना। आपके पास एज ए सेल्समैन बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स होने चाहिए, क्योंकि कस्टमर आज की डेट में वही जो दिखता है वो बिकता है। कस्टमर को आज की डेट में रेफरेंस जरूर चाहिए होता है कि आप मुझे बताओ कि अगर आपके यहाँ पर फाइनेंस प्रोफेशन में किसी ने आपका कोर्स यूज किया है, आप मुझे उससे कॉन्टैक्ट करा दो, आप मुझे उससे बात करा दो, आप मुझे उसका टेस्टिमोनियल भेज दो। तो टेस्टिमोनियल आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेल्स में काम कर रहे हो तो आपको फोकस करना पड़ेगा कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, एनर्जेटिक हूँ, मैं कस्टमर की प्रॉब्लम्स को सुन रहा हूँ, सॉल्यूशंस पे बात कर रहा हूँ, स्टोरी टेलिंग कर रहा हूँ कस्टमर के साथ, और लास्ट में मैं उसके साथ अपना कंटेंट शेयर कर रहा हूँ कि जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। प्रोडक्ट मैंने जो एक्सप्लेन किया, ऑफरिंग्स जो आपको बताई हैं, वो मैं आपको मेल पे भी शेयर कर रहा हूँ, व्हाट्सएप पे। वहाँ पे कस्टमर को स्टैंप लग जाती है कि भैया ये बंदा जो बोल रहा है ये मुझे रिटर्न में भी दे रहा है। तो ये 4-5 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अभी ना मैम जो चीज़ें बता रही हैं, क्योंकि जो आपने सेल्स का होगा ना उसको पता होगा कि कितनी पावरफुल क्लास अभी चल रही है यहाँ पर। मैम सेल्स का ना प्रोफेशन इतना पावरफुल है कि वो एक जीरो से एक इंसान को हीरो बना सकता है, राइट। अगर उसने सेल्स को समझ लिया तो। क्योंकि मैम जब हमने भी काम शुरू किया था तो हमने भी सीखा, हमने भी आपसे बहुत कुछ सीखा और हमने भी बहुत कुछ लोगों को सिखाया और लगातार सीखते गए और आज भी सेल्स में सीख रहे हैं। तो सेल्स की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो आपको कहीं से उठा के कहीं लेके जा सकती है, अगर आपने एक परफेक्ट, अगर आप एक सेल्स को समझने वाले इंसान बन गए तो जिनको आज सेल्स का ज्ञान अनुभव हो रहा है तो एक बार कमेंट जरूर करना। उसके बाद अगला सवाल मेरा आपसे, जैसे ना बहुत सारे लोग सेल्स में तो आ जाते हैं या फिर बिजनेस करते हैं, एक बार उन्होंने अपना प्रोडक्ट बेच दिया किसी को, अपनी सर्विस बेच दी, अब उसके बाद कस्टमर को कोई समस्या आ गई उसको इस्तेमाल करते हुए, उसकी ऐप नहीं चल रही है या फिर उसको आपका प्रोडक्ट यूज करने में समस्या आ गई, उसका खराब हो गया प्रोडक्ट, अब वो आपको सेल्स आफ्टर सर्विस के बाद कॉल करता है कि मेरे ये समस्या आ रही है, तकलीफ आ रही है। कई सारे लोग उसको सॉल्यूशन नहीं दे पाते, बजाय उसके कस्टमर को सुना देते हैं हमने बेच दिया, हम क्या करें। तो सेल्स आफ्टर सर्विस सेल्स के बाद सबसे अहम हिस्सा होता है, जहां पर आपकी रेपुटेशन कस्टमर के दिमाग में बनती है और मार्केट के अंदर बनती है। राइट। तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज जो काम करती हैं वो सेल्स आफ्टर सर्विस पर बड़ा ध्यान देती हैं कि कोई कस्टमर खराब ना हो जाए, अगर वो खराब होगा तो सोशल मीडिया पे आके वो लाखों लोगों को नेगेटिव कर देगा। ट्रू। तो मैं सेल्स आफ्टर सर्विस को कैसे बेस्ट बनाएं ताकि कोई गलती ना हो जाए हमारे ब्रांड को आगे बढ़ाने में। राइट। तो देखो, कस्टमर के टच पॉइंट्स होते हैं, आपको तो पता होगा। बिल्कुल, राइट। तो आपका कस्टमर जिस टाइम पे प्रोडक्ट परचेज कर रहा है आपसे, राइट, उसके प्रोडक्ट परचेज जब उसका इनवॉइस जा रहा है, वहां से आपको टच पॉइंट्स जो है वो टच करने शुरू करने हैं। मेरे कस्टमर ने प्रोडक्ट परचेज किया, उसको इनवॉइस चलेगी, वेलकम कॉल चलेगी, उसको पता चल गया कि मैंने डेडिकेटेड सर्विस मैनेजर मेरा कौन है और किससे मैं बात कर सकता हूँ, उसका व्हाट्सएप भी चला जाए साथ में उसका क्या नाम है मोबाइल नंबर भी चला जाए और इमीडिएटली आपके यहाँ पे कॉल चली जाए कस्टमर को कि सर आपने प्रोडक्ट परचेज किया है, इस प्रोडक्ट को आपको ऐसे ऐसे यूज करना है, ऐसे लॉगिन करना है, ऐसे आपको पासवर्ड डालना है, यहाँ आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, यहाँ आपको सारी चीजें देखने को मिलेंगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हम 9 to 7 बहुत क्लियरली डिफाइन करो, क्योंकि कस्टमर्स जो है ना वो भी थोड़ा सा गड़बड़ करते हैं
कभी भी कि कॉल कर देंगे। कभी भी कॉल कर देंगे कि अरे आपने तो बोला था आपकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, रात के 10 बजे कॉल आ रही है। नहीं सर, हम 9 to 7 वर्क करते हैं। 9 to 7 में आप नंबर लीजिए, मैंने आपको व्हाट्सएप भेजा है, मैंने आपके साथ ईमेल भी शेयर किया है। आप इन दोनों नंबर्स पे या ईमेल पे मेरे साथ कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मंडे टू सैटरडे वी आर वर्किंग और संडे हमारा ऑफ होता है, जो भी वर्किंग डेज क्लियर होते कर हैं। दो उसको। क्लियर कर दो। दूसरा, आप अपने प्रोडक्ट की एक वीडियो जरूर बनाओ, कैसे अपने प्रोडक्ट को यूज करना है। वीडियोस बहुत वर्क करती हैं। बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिनको भूल जाते हैं कि हमारे पास ये डेडिकेटेड सर्विस मैनेजर का नंबर भी है, हमारे पास एस्केलेशंस के ईमेल आईडीज भी हैं, हमारे पास टिकट्स रेज करने के भी तरीके हमें समझाए गए थे, लेकिन हमको कुछ नहीं याद, हम कुछ भूल गए। तो आप उसको मोबाइल वीडियो भेजो, बोलो आपको कभी भी आप स्टक हो, इस मोबाइल वीडियो को देखेगा, कुछ भी हो। ये सेल्समैन का काम है, एक्चुअली सर्विस का भी काम नहीं है, ये सेल्समैन का काम है। मैं अपनी टीम में कराती हूँ कि जैसे प्रोडक्ट परचेज हुआ, आप इमीडिएटली कस्टमर को वीडियो बोलो, देखे और इस वीडियो को सेव कर ले आपके नाम के साथ। तो क्या होता है कि जब कस्टमर को कोई प्रॉब्लम आती है तो कस्टमर वो वीडियो खोलता है, और जब वो वीडियो खोलता है तो उसमें उसको सारे एस्केलेशन नंबर्स नजर आते हैं। ये हमारा डेडिकेटेड सर्विस मैनेजर है, ये उसका टॉप मैनेजर का नंबर है, ये ईमेल आईडी है। तो आपको कस्टमर के रिस्पॉन्सेज को चेक करने के लिए टाइम एंड अगेन कस्टमर को हेल्प करनी पड़ेगी। तो आपने अपने अपने नंबर्स उनके साथ शेयर कर दिए, आपने एक मोबाइल एप्लीकेशन मतलब मोबाइल आपने वीडियो बनाकर शेयर कर दी। अब आपकी सर्विस टीम को प्लीज इंश्योर कर दो कि महीने में 4 बार कस्टमर से बात करनी ही करनी है, जिसको बेचा है। आप हेलो करो, हाय करो, फीडबैक लो, प्रॉब्लम आ रही है उसके ऊपर वर्क करो, नहीं आ रही है तो और भी अच्छी बात है, हमारा कस्टमर खुश है, उससे कंपनी को बहुत बेनिफिट होता है। मतलब कस्टमर का हाथ पकड़ लो आप अच्छे से। आप जब 4 बार कस्टमर से बात करते हो ना, तो पहली बार में कस्टमर रोएगा या अपने दुख बताएगा, दूसरी बार में आप प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दोगे, तीसरी बार में ना आप उससे अपना एक फॉर्म भरवा सकते हो, जो कि आपका एक पॉजिटिव फॉर्म होता है, जो कंपनी का सर्विस या सर्वे फॉर्म होता है, राइट? या फिर जो रिव्यू ले सकते हो वो उसको वीडियो के माध्यम से। हाँ, उसको रिव्यू ही कहते हैं। तो वो कंपनी की सर्विसेज के ऊपर आपको फीडबैक देगा। आप बिलीव करोगे, मैं जिस कंपनी में अभी काम कर रही हूँ, उस कंपनी में मेरे ज्वाइन करने से पहले फाउंडर ने सिर्फ सर्विस और प्रोडक्ट पे काम किया है। वो सेल्स इंजन ही नहीं ऑन करना चाहता था कि जब तक मेरी सर्विसेज स्ट्रांग नहीं होंगी और मेरा प्रोडक्ट मार्केट के अंदर ठीक से नहीं बिकेगा, मतलब कस्टमर ठीक से यूज नहीं करेगा और 0 कंप्लेंट्स रहेंगी, तब तक मैं सेल्स इंजन ऑन ही नहीं करूंगा। तो मतलब बहुत सारे लोग जो हैं आज की डेट में कहते हैं पहले बेचें और सर्विस तो बाद में देखी जाएगी। नहीं भाई, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। गूगल की जो रेटिंग्स हैं आज की डेट में, कोई भी कस्टमर अगर आपकी कंपनी में या प्रोडक्ट लेने आ रहा है, सबसे पहले वो गूगल रेटिंग्स चेक करता है, और गूगल रेटिंग्स में अगर आपका एक भी नेगेटिव रिव्यू है तो वो कस्टमर इमीडिएट सेल्स वाले को, भाई फाउंडर को नहीं पता ना कि आपके सेल्स वाले को कितना सुनने को मिल रहा है आपके रिव्यूज के कारण, बट वो कस्टमर आपके सेल्स वालों की ऐसी तैसी फिर जाएगा कि पहले अपने गूगल रिव्यूज चेक करो। आपके पास उस कस्टमर को रिपीट कस्टमर बनाने में बहुत मजा आएगा, कस्टमर खुद आएगा भागकर। लेकिन अगर आपने उसका पहला एक्सपीरियंस किल कर दिया और आपने आफ्टर सर्विसेज ठीक नहीं रखी, तो आपकी ब्रांड की धज्जियां उड़ेंगी, वो भी सोशल मीडिया पे। आपका गेम ओवर है फिर गेम। तो सेल्स के लिए के बाद सर्विसेज पे बहुत फोकस करना पड़ता है, क्योंकि ये चीजें ना मैम जब हमने शुरू की थी, और क्योंकि मैं तो गांव का था, मुझे तो पता भी नहीं था कि कैसी चीजें की जाती हैं, तो जब हमने ट्रेनिंग लेना स्टार्ट की, जब हमने काम करना स्टार्ट किया, तो फिर हमने सेल्स आफ्टर सर्विस में बहुत अच्छा काम किया, और आप भी जानते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया, बहुत तेजी से हम आगे बढ़े, क्योंकि सेल्स आफ्टर सर्विस और सेल्स में जो आपने कहा स्टोरी टेलिंग और जो कम्युनिकेशन, जो कस्टमर टच बनाना, वो हमने बहुत बेहतरीन काम किया। और जो मुझे लगता है कि मैं आई एम ब्लेस्ड कि मैं सेल्स की फील्ड में आया, और इसने बहुत अच्छा नाम दिया, बहुत अच्छी जो है तरक्की दी। लेकिन सेल्स आफ्टर सर्विस को जितने भी लोग आज सुन रहे हैं, जिनको भी आप जानते हो जो बिजनेस कर रहे हैं या फिर जो सेल्स के अंदर है, उन सभी को वीडियो को फॉरवर्ड करना, क्योंकि ये वीडियो अपने आप में बहुत बड़ी मास्टर क्लास है। अगला मैम सवाल एक और, जैसे ना बहुत सारे लोग जब कस्टमर की बात करते हैं, तो कस्टमर खरीदने हमारे पास आता है। फॉर एग्जांपल मुझे माइक खरीदना है, आप कंपनी है, आप बहुत अच्छा माइक बनाती हैं, मैं आपके पास खरीदने के लिए आया। अब आने के बाद अब मुझे पता है कि मुझे एक सामने वाले से क्या चाहिए, बट जो सेल्समैन है उसको पता नहीं होता कि सामने वाला जो कस्टमर आया है वो क्या क्या चेक करता है एक प्रोडक्ट को खरीदने से पहले। हमारे पास माइक तो है, वो खरीदने का बिल्कुल इच्छुक है, लेकिन वो चाहता है कि मैं जब खरीद रहा हूँ, इसको अगर इस्तेमाल करने में समस्या आ गई, कोई दिक्कत आ गई, रिटर्न पॉलिसी में क्या इसका नाम है, नहीं है, मैं वापस कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, कभी खराब हो गया तो कौन मुझे सर्विस देगा। तो ये चीज़ तो हमें पता होती है, बट जो एक सेल्समैन होता है, जो सेल्स का आदमी होता है या फिर जो बिजनेसमैन होता है, उसको कई बार लगता है कि सब कुछ तो बढ़िया है ना, कस्टमर आएगा खरीद लेगा। तो मैम आपके हिसाब से, क्योंकि 28 साल का आपका तजुर्बा है, तो मैं तो शायद आपका बेटा भी शायद मुझसे बड़ा होगा तो
एक इंसान, एक कस्टमर जब कोई खरीदने आता है प्रोडक्ट, तो वो क्या चेक करता है कंपनी के अंदर या फिर एक प्रोडक्ट के अंदर कि वो खरीदे? उसके बाद जब वो पहले चेक करेगा 3-4 चीजें, तो वो कौन सी चीजें होती हैं? सबसे पहले देखो, वो कंपनी वंपनी तो बाद में देखता है। सबसे पहले वो जो उसको टच करता है ना, सबसे पहले हमारा सेल्समैन करता है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव करता है। वो सबसे पहले उसका इंटेंशन चेक करता है कि मुझे माल बेच रहा है या मेरी प्रॉब्लम के ऊपर सोच रहा है, कि मेरी प्रॉब्लम को सुनने की कोशिश कर रहा है। आपकी 30 सेकंड के अंदर एक कॉल कट जाती है और आपकी एक सेल्स कॉल 1 घंटा चलती है। वो फर्क सिर्फ ये होता है कि एक इंसान बेच रहा होता है और एक इंसान कस्टमर की प्रॉब्लम सुन रहा होता है। तो आपको अगर अपने कस्टमर को होल्ड करना है और कस्टमर को अपना प्रोडक्ट एक्चुअली बेचना ही है, इवेंचुअली तो हम बेचते ही हैं, बट अगर आपको ये सारे स्टेप्स करने, तो सबसे पहले आपको जो ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको कस्टमर आपका इंटेंट देख रहा होता है कि ये एक सेल्समैन है या फिर ये मुझे सुन रहा है। हम भी चेक कर रहे होते जब भी हम किसी को कॉल कर रहे होते तो हम देखते ना, अरे नहीं, कई बार मैं बोल देती हूँ, आप मेरी सुन नहीं रहे हो, आप अपनी बोले जा रहे हो, आप अपने मैनेजर से बात कराओ। क्यों सेल्स में लोगों को कई लोगों को ये सुनने को मिलता है कि आप अपने मैनेजर से बात कराओ। क्यों मैनेजर से बात कराओ? क्योंकि आपने उस कस्टमर को सुनने की हिम्मत ही नहीं है। आप उस कस्टमर की बात काटे जा रहे हो, आप कस्टमर को सुन नहीं रहे हो। वो किसी से बात करना चाह रहा है, आपको वो सिग्नल दे रहा है। तो कोई भी कस्टमर जब प्रोडक्ट परचेज करने आता है, देखो उसका मन है तो उसने कॉल किया है। आप समझो, इतने सारे प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर है, अगर उसने आपके कॉल सेंटर पे कॉल किया है, कुछ तो देखा उसने लीड फॉर्म भरा है, तो उसने कहीं ना कहीं उसका बाइंग इंटेंट तो है, खरीदना चाहता है, वो खरीदना चाहता है, कंफर्म करने के लिए कॉल किया उसने। पर वो ये चाहता है कि कोई मुझसे बात तो करे, कोई मुझे ये तो बताए कि ये प्रोडक्ट मेरे लाइफ में, मेरे प्रोफेशन में, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, मेरे करियर में मुझे कैसे हेल्प करने वाला है। और जो इसको ये ठीक से एक्सप्लेन कर देता है, जो मैंने कंसल्टेटिव सेलिंग की, वो कस्टमर के लिए विन विन सिचुएशन में चला जाता है। बट इसके बाद भी कस्टमर ये जरूर चेक करना चाहता है कि आप जो मुझे प्रोडक्ट दे दोगे, उसके बाद मेरी सर्विसेज कैसे चलेंगी, आपकी आफ्टर सेल सर्विसेज क्या है, आपकी क्या गाइडलाइंस हैं, आपकी क्या पॉलिसीज हैं। क्लियर कट ब्रोशर्स, अपनी पॉलिसीज जो है क्लियर कट बना के रखो, अपनी टीम मेंबर्स को दे के रखो कि सर ऐसा नहीं है जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये सिर्फ मैं बोल नहीं रहा हूँ, ये रिकॉर्डेड लाइन है। मैं अभी आपकी कॉल के बाद, जब आप जैसे ही पेमेंट करेंगे, या अगर आप पेमेंट नहीं भी करते, पहले आप हमारी पॉलिसीज जानना चाहते हैं, मैं आपके ऑफिशियल ईमेल आईडी पे आपको सारी पॉलिसीज मेल कर दूं। तो उसमें आपकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो कस्टमर को भेज दो, कंपनी का ब्रोशर भेज दो। आपने बताया, फॉर एग्जांपल आप बोल रहे हो आप जॉब असिस्टेंस देते हो, आप रिज्यूमे राइटिंग कराते हो, लिंक्डइन क्रिएट कराते हो, जो कस्टमर को बोल रहे हो वो एहसास दिलाने के लिए उसको रिटर्न में भी दे दो। कंटेंट रेडी रखो। कंटेंट मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट टूल है एक सेल्समैन के लिए। आपने उसको एक कस्टमर का टेस्टिमोनियल भेज दिया जिसने हमारा प्रोडक्ट कंज्यूम किया है, वहां से उसका ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा। आपने उसे एक ईमेल कर दी, वहां से ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा कि ऑफिशियल ईमेल आईडी से ईमेल आ रही है, ब्रोशर भेज दिया तो आ जाएगा। तो 2-3 छोटी छोटी चीजें हैं जो आप कस्टमर से बात करते वक्त या आफ्टर कॉल भी अगर आप करोगे तो आपका सेल्स इंप्रूव होगा और कस्टमर का ट्रस्ट आप जीतोगे और कस्टमर जो है आपका प्रोडक्ट बाय कर देगा। और लास्ट में जब कस्टमर आपका कंटेंट भी देख लेता है ना, वो एक बार सोशल मीडिया जरूर चेक करता है कि आपके एडवोकेट्स कितने हैं और आपके डिस्ट्रैक्टर कितने हैं। तो डिस्ट्रैक्टर्स आपके नजर आ गए तो आपने चाहे कितना भी अच्छा काम किया होगा, आपकी सेल डूबेगी। क्योंकि मैम ये चीज ना आपने कही तो मुझे याद आ रहा है कि जैसे ना कई बार जब हमारी सेल्स टीम कस्टमर परेशान किया करते थे सेल्स होने के बाद, तो टीम कहा करती थी सर ना ये कस्टमर बड़ा परेशान कर रहा है, खरीद तो लिया इसने, अभी बहुत किचकिच कर रहा है, मगजमारी कर रहा है। मैंने कहा ऐसा क्यों? तो मैंने कहा मेरी बात कराओ। तो मैंने कहा मेरी बात करा दो एक बार। तो जब मैं उस कस्टमर से बात करता था तो 25 मैंने ध्यान दिया 20 से 25 मिनट तो खाली वो बोलेगा, बोलते रहेगा। उसके बाद फिर मैं कहूँगा सर अब बताइए आप क्या चाहते हैं हमसे। मैं सर ये चाहता हूँ, तो उसको कर देते हैं, वो सॉल्यूशन उसका हो जाता है। तो आपने बड़ी अच्छी बात कही, लिसनिंग पावर अगर आपकी नहीं है तो फिर आप सेल्स में बहुत अच्छा काम नहीं कर सकते। मैम अगला ना मेरा जो सवाल है वो यही है, जैसे अभी हमने कस्टमर की बात की, खरीदने से पहले क्या चेक करता है, तो इसमें आपने बहुत सारी चीज़ें बताई कि भरोसा चेक करता है या फिर जो सारी चीज़ें हैं, बट एक बात आती है ना, भरोसे की बात आती है। तो एक्चुअल में कस्टमर को भरोसा कब होता है कि मुझे इससे ही खरीदना है? मेरे को तो जितनी मैंने सेल्स क्रैक की हैं, अगर उसकी किसी से आपने बात करा दी, टेस्टिमोनियल दे दिया और अपनी गूगल रेटिंग्स, आज के जमाने की बात कर रही हूँ, पहले तो हमारी सेल्स वालों की जुबान ही इतनी होती थी कि कस्टमर हमारी जुबान पे ही खरीद लेता था, बट आजकल कस्टमर इंटेलिजेंट है, तो जो दिखता है वो बिकता है। मैं बार बार बोल रही हूँ, तो कस्टमर को ना वो दिखा दो जो वो देखना चाहता है। कस्टमर हमेशा ये देखना चाहता है कि मेरी फील्ड के अंदर
किसी और ने इस प्रोडक्ट को यूज किया है तो वो क्या कह रहा है, उसका फीडबैक कैसा है, उसको रेटिंग सर्विसेज क्या है, कैसी गूगल मिली, रिव्यूज क्या है, फिर वो गूगल रेटिंग्स तो चला ही जाता है, आपका चला ही जाता है, लिंक्डइन चेक करता है आज की डेट में, obvious सी बात है ना। अगर आप हम्म, एजुकेशन बैकग्राउंड से हो, एडटेक में काम कर रहे हो, तो आपकी कंपनी के गूगल रिव्यूज तो जरूर चेक करेगा, वो लिंक्डइन पे भी जाकर चेक करेगा कि क्लाइंट्स या आपके स्टूडेंट्स आपके बारे में क्या बोल रहे हैं। तो भरोसा दिलाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपको कस्टमर को रेफरेंस जो है वो देने पड़ेंगे। रेफरेंस अपने जो है कंपाइल करते जाओ। कोई कस्टमर आपको थैंक यू गुड सर्विसेज भी भेज रहा है ना, उसका एक फ्लायर बनवा लो उस कस्टमर के नाम के साथ, क्योंकि वो जेन्युइन दिखता है। व्हाट्सएप पे हमें मैसेजेस आते हैं ना, थैंक यू निधि मैम, यू हैव सपोर्टेड सो वेल, आप उसका ही अपनी टीम को दे दो, अपनी कंपनी को बोलो इसका एक अच्छा सा फ्लायर बना दे, कस्टमर को भी थैंक यू बोल दो जिसने आपको भेजा है, और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दो, अपने कोलैटरल्स में ऐड कर लो। जब भी कंटेंट मार्केटिंग करो, कस्टमर को कुछ भेजो तो वहां पर कस्टमर को जो है ये भेजो कि देखो सर मेरे कस्टमर्स मेरे लिए क्या फीडबैक देते हैं। सो एक्चुअली आपको एक इमोशनल टच जो है कस्टमर के साथ क्रिएट करना पड़ता है, जेन्युइनिटी का, जहाँ कस्टमर को ये समझ में आता है कि सही बंदे से बात करो और जेन्युइन कंपनी से बात करो। वो आपकी रेटिंग्स बताती हैं और आपके टेस्टिमोनियल्स बताते हैं। क्या बात है। देखो ना, आप ये देख रहे होगे कि सर क्या सेल्स की बात करो, थोड़ा मोटिवेशन की बात करो या इसकी बात करो। देखिए ना, ग्राउंड रियलिटी में चीज़ें बहुत अलग हो जाती हैं। राइट। आप मोटिवेट होना अलग चीज़ होती है, लेकिन जब आप फील्ड में काम कर रहे होते हो तो फिर वो एक अलग चीज़ हो जाती है। तो सेल्स का फील्ड तो ऐसा है कि यहाँ पर आपको हर वक्त मोटिवेशन की आवश्यकता तो पड़ती है, बट स्ट्रैटेजी की सबसे पहले आवश्यकता पड़ती है। बिल्कुल। बिना स्ट्रैटेजी के आप कितना मोटिवेट हो जाओ, आप काम नहीं कर पाओगे। जैसे मैम ने कहा कि अगर गलत लीड आ गई तो कितनी मेहनत कर लो, आप उसको सेल्स में कन्वर्ट कर ही नहीं पाओगे। गलती आपकी नहीं है, गलती आपकी लीड्स की है कि गलत लीड्स आपके पास आ रही हैं। तो रियलिटी का पता होना बहुत ज़रूरी है। मैम, मेरा अगला सवाल आपसे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जितने भी लोग बिजनेस शुरू करते हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं, अगर किसी की छोटी दुकान भी है ना, तो उसको एक बहुत बड़ी समस्या आती है, वो है टीम को हायर कैसे करें, वो टीम कैसे बनाएगा। तो कई बार ना उसको समस्या ऐसी आती है कि जैसे आपने कहा कि सही जो उसके बाद टीम मेंबर नहीं आ रहे हैं, सही तो अगर उसका प्रोडक्ट अच्छा भी होगा तो टीम अच्छे से बता नहीं पाएगी, तो आगे माल उसका बिकेगा नहीं। तो जिसके चक्कर से क्या कोई समस्या हो जाएगी इसको। तो अगर एक किसी को बेसिक लेवल पर अपनी टीम को बिल्ड करना हो और टीम से काम भी करवाना हो, ऐसा नहीं कि बिल्ड कर दी और छोड़ दिया, टीम काम ही नहीं कर रही है, टीम को मतलब ही नहीं है, उसको सैलरी मिल रही है, मजे मार रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं। तो टीम को हायर कैसे करते हैं, अच्छी टीम को, और उससे काम कैसे करवाते हैं, ताकि वो जो आप गोल अचीव करना चाहते हो, क्योंकि आप टीम के बेसिस पर ही अपने सेल्स को अचीव करती हो या फिर गोल्स को अचीव करती हो, तो वो कैसे करें? राइट। देखो, अगर कोई अच्छा बिजनेसमैन है या कोई जॉब में है, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आज की डेट में वर्क इंडिया एक पोर्टल है, 500 रुपए के अंदर आप हायर कर सकते हो लोगों को, वहां से आपको लिस्टिंग्स मिल जाती है, 500 रुपए में पैकेज मिल जाता है। ओके। Naukri.com है, इंडीड है, आप उसको यूज करो हायरिंग के लिए, राइट टैलेंट को लो, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, इन सारे पोर्टल से हायरिंग में एक फायदा होता है कि आपको जो काम करवाना है, राइट, उसका जॉब डिस्क्रिप्शन आप क्लियरली मेंशन कर देते हो, क्या सैलरी दे रहे हो, आपसे रोल्स की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, वो सब आप डाल देते हो। और कैंडिडेट वही अप्लाई करता है जिसको क्लियर कट पता होता है, भाई मेरे से ये चीजें मांगी जाएंगी, मेरा प्रोफेशन ये है, कंपनी का नाम ये है, कंपनी इस चीज में डील करती है, और मेरा डिपार्टमेंट ये रहने वाला है, और मेरा सैलरी पैकेज ये रहने वाला है। तो आधा काम तो आपका वही हो जाता है जब एक राइट माइंडसेट का आपके पास टीम मेंबर अप्लाई करता है। जब वो अप्लाई करता है तो उसके बाद आप जो है अपनी क्लियर कट एक्सपेक्टेशन इंटरव्यू में रखो। कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चंस बिजनेस ओनर्स जो हैं वो दे सकते हैं अपनी एचआर टीम को, कि ये 4 चीजें आपको चेक करनी है, जैसे कि आपको आईक्यू चेक करना है कि इंटेलिजेंट कितना है, या उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है, या उसको पास्ट एक्सपीरियंस कितना है, लॉयल्टी चेक करना चाहते हो कि अगर वो किसी पुरानी कंपनी को छोड़कर आया है तो क्या वो उस कंपनी के बारे में नेगेटिव डिस्कशंस कर रहा है, या उस कंपनी के बारे में आज भी पॉजिटिव डिस्कशन कर रहा है, दैट मीन्स ये टीम मेंबर जो है एक लॉयल टीम मेंबर लॉन्ग रन में रहने वाला है। तो आपको इंटेलिजेंट क्वेश्चंस भी दे देने हैं, रिटर्न में दे दो, आप पूछ लो, वर्बली पूछ लो, आप अपना इस तरीके से इंटरव्यू का प्रोग्राम डिजाइन करो जिसमें आपको ओवरऑल पर्सनालिटी एक टीम मेंबर की इंटरव्यू में ही पता चल जाए कि वो आपके साथ कितना लंबा टिकने वाला है, और या तो ये वो वाला है जो जॉब हॉपर है, जो जॉब्स ढूंढता रहता है, या फिर ये वो एम्प्लॉय है जिसपे आपने अगर टाइम इन्वेस्टमेंट की तो लॉन्ग रन में आपके साथ काम करने वाला है। तो ये बहुत जरूरी है। ठीक है। अब जब आपके पास टीम आ जाती है तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो मैं आज तक अपने कॉन्टैक्ट्स बना पाई हूँ वो ये है कि मेरे से ज्यादा टफ मास्टर कोई नहीं है इंडस्ट्री में। मतलब निधि मैम के साथ काम करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, फिर भी लोग काम करते हैं, फिर भी लोग कंपनी छोड़कर आकर मुझे बोलते हैं मैम मुझे आपके साथ काम करना है, आज हम जो भी बने हैं आपके कारण बने। वो क्यों बने हैं, क्या क्या उनको याद आता है
कि आप अपनी टीम के को इन्वॉल्व करो, राइट। उनके साथ इमोशनल इन्वेस्टमेंट करो। बहुत सारे लोग होते हैं जो सिर्फ टीम मेंबर्स को एज ए टीम मेंबर ही ट्रीट करते हैं। हाँ, 9 से 7 की शिफ्ट है, उसने आपका काम कर दिया, एक टॉप परफॉर्मर है, आपने उसे इंसेंटिव दे दिया, चलो जी हो गया आपका काम। उसकी आपके साथ वो अपनी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट टाइम, जवानी क्या होती है आपका सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है। आज की डेट में बच्चे सारा टाइम पार्टीज कर रहे हैं, लेकिन जो हम जिस प्रोफेशन में हैं, मान लोग 2 वीक ऑफ, 3 वीक ऑफ, 4 वीक ऑफ के ऊपर काम कर रहे हैं, 9 घंटे 10 घंटे सेल्स में काम कर रहे हैं। भाई उनकी पर्सनल लाइफ जानो, देखो कि आपके इंटरनल कस्टमर जो आपके एम्प्लॉयज हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनको क्या चीज की प्रॉब्लम है, जितना आप हेल्प कर सकते हो करो। जिस दिन एक हेड अपने टीम मेंबर के साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाता है और टीम मेंबर आपके साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाता है, तब वो आपके कंपनी के विजन के साथ और आपके विजन के साथ अलाइंड हो जाता है। जहां आपने उसको सिर्फ इंसेंटिव्स और उसको डंडे से हाका, वो टीम मेंबर जहां उसको अच्छी जॉब मिली, अच्छा इंसेंटिव मिला, निकल गया, लेकिन वो आपको क्यों नहीं छोड़ सकता, क्योंकि आप उसके मेंटर हो। वो कहीं पे भी पर्सनल लाइफ में अटकता है, आप उसे गाइड करते हो। तो आपको वो इम्पोर्टेंट रोल जरूर प्ले करना है कि एक ट्रांजैक्शनल बिजनेस मत करो अपनी टीम्स के साथ। आप एक रोल मॉडल हो, अगर आप सेल्स में लीडर हो, आप बिजनेस ओनर हो, टीम आपको देख के चलती है, जो आप करोगे वो करेंगे। तो उनको अपने साथ अलाइंड करने के लिए उनके दिल को तो छू लो, तो हो जाएगा। मैम मेरा ना एक पर्सनल सवाल है आपसे जी। जैसे ना कई सारे लोग, या फिर मैंने भी कई बार ये चीज़ें की हैं, तो हम ना अपने नियर बाय के लोगों को हायर करते हैं, जिनको हम जानते हैं, दोस्त हो गए, राइट, रिश्तेदार हो गए, राइट, घर में परिवार में लोग हो गए। अब वो खाली बैठे तो हमने उनको एक जॉब अपॉर्चुनिटी दी, हमने कहा आपको ये काम करना है, हम आपको ये काम सिखाएंगे और आप इस काम को करो। एक समय बाद ना ऐसा आता है कि कहीं ना कहीं अपने लोगों को हायर करना बिजनेस के अंदर, मतलब वो कहीं ना कहीं गले की एक फांस बन जाती है। हाँ, क्योंकि या तो वो कभी काम नहीं करते, वो आपको बहुत हल्के में लेते हैं, वो आपकी बात नहीं मानते, अगर आपने कुछ कह दिया तो आपके 10 लोगों के बीच जाके बेइज्जती करना शुरू कर देंगे। तो मैम मैं चाहता हूँ कि क्या बिजनेस के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर, क्या अपने घर के लोगों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को क्या हायर करना चाहिए अपने साथ काम करने के लिए? देखो, जब आप उनको हायर करो ना, अगर आपको हायर करना है, हायर करने में कोई ऐसा कोई ये नहीं है कि मत हायर करो, है ना। अगर हमारी खुद की कंपनी है या हमारे पास पोजीशंस ओपन है, आपको लगता है कि राइट टैलेंट आपके साथ मैच करा, प्लीज उसे हायर करो, बट क्लियर एक्सपेक्टेशन से हायर करो। वो हायरिंग ये नहीं होनी चाहिए कि मैंने उसको रेफर करा और कंपनी ने उसे हायर कर लिया। ही शुड गो थ्रू द कंप्लीट प्रोसेस। HR का पहला फर्स्ट राउंड होना चाहिए, उसको वो मीट होना चाहिए, सेकंड राउंड होना चाहिए, मैनेजर के साथ होना चाहिए, थर्ड राउंड होना चाहिए, मतलब आपके राउंड्स एंड पूरी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके आए। और अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसमें, छोटी कंपनी है, घर का बिजनेस, और आपको बंदे को लेकर आना है, तो आपको उसकी गोल शीट और इसके KRAs उसको पहले से ही बताना और बार बार उसको याद दिलाने हैं कि ये तेरी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। हर महीने तेरे को रिव्यू किया जाएगा, इसमें से कुछ भी मिस हुआ तो हमारा कंपनी का कल्चर बिल्ड है, जैसे हर कोई एक का एग्जिट होता है नॉन परफॉर्मेंस पे, आपका भी एग्जिट ऐसे ही होगा, आपको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। तो जब अपने घर का किसी को हायर करते हैं ना, तो बार बार उसकी काउंसलिंग करना और उसको रियलिटी चेक्स देने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि बंदा आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा होता है। और 2-3 लोग हायर कर रखे हैं, किसी एक का एग्जिट करके भी दिखा दो कि भैया देख इसका एग्जिट हो गया, अब तेरी बारी है, क्योंकि तू भी हमें फॉर ग्रांटेड ले रहा है। तो आपको वो ना जो बाउंड्री लाइंस हैं, वो चाहे अपने खुद के फैमिली मेंबर हो या ये पुराने टीम मेंबर्स के साथ भी होता है। आप ऑर्गेनाइजेशंस में देखो, लोग बहुत पुराने फाउंडिंग टीम मेंबर्स हैं, जाना ही नहीं चाहते कंपनी को छोड़ के, और काम भी नहीं कर रहे हैं। भाई उनके परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को आप कहीं ना कहीं इवैल्यूएट करना शुरू कर दो, प्रोसेसेस सेट कर दो, ताकि बंदा प्रोसेस के थ्रू ही बाहर चला जाए। मैं तो कुछ कर नहीं सकती भाई, तेरे मैनेजर ने तेरा रिव्यू किया है, रिव्यू में तेरे KRAs पूरे नहीं हो रहे हैं, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी नहीं हो रही, तू रेड जोन में है, या तो इम्प्रूव कर ले, नहीं तो प्रोसेस से तुझे एग्जिट कर देगा ना, आपको आगे आने की जरूरत ही क्या है। तो प्रोसेसेस सेट कर दो, और एग्जिट फॉर्मेलिटीज जो होंगी वो प्रोसेसेस के थ्रू, वहाँ पे आपको पर्सनल इंटरवीन नहीं करना। क्योंकि मैंने ना सवाल आपसे इसलिए पूछा क्योंकि जब मैंने भी काम शुरू किया तो मैंने भी अपने कुछ जानने वालों को अपने साथ हायर किया, राइट। और मुझे लगता है कि मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैंने उनको क्लैरिफिकेशन नहीं दी कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, राइट, जिसकी वजह से मुझे फिर बाद में उनको फिर फायर करना पड़ा। और देन मुझे खुद रियलाइज हुआ कि शायद गलती मेरी ही थी, गलती उनकी नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर मैंने उनको क्लियरली नहीं बताया कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, और अगर आप नहीं करोगे तो आपके साथ चीज़ें हो सकती हैं। मैंने इसलिए सवाल पूछा क्योंकि ना आज के समय में लोग अपने जानने वालों को, घर वालों को
रिश्तेदारों को रख लेते हैं, लेकिन फिर बाद में फिर उनके साथ झगड़े हो जाते हैं, चीज़ें हो जाती हैं। तो ये मैम ने जो बताया कि आप इस एक प्रोसेस से चलो, उसको ऐसा मत समझो कि मेरा भाई तो रख लिया मैंने, उसको भी उसी प्रोसेस के थ्रू प्रोसेस से अंदर गुजारो, लाओ, प्रोसेस के थ्रू ही उसको बाहर बाहर लेके निकालो। जाओ। अब मैम बात करते हैं एक बहुत बड़े सब्जेक्ट के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं सेल्स का माइंडसेट कैसा होना चाहिए। तो मैम जब ना एक इंसान सेल्स में आता है और सेल्स में आ गया वो, वैसे तो सेल्स के अंदर लोग ऐसे नहीं आते, बट आपको आ गया है तो काम करना ही चाहता है, पैशनेट है, तो उसे ऐसा क्या ध्यान में रखना चाहिए जिससे उसका जो माइंडसेट है सेल्स का, वो कैसा होना चाहिए, किस लेवल का होना चाहिए, और क्या सोच के उसका सेल्स के अंदर आके काम करना चाहिए, किस तरह का माइंडसेट होना चाहिए उसका? देखो अगर आपको पैसे से प्यार है, ओके, तो सेल्स इज द बेस्ट फील्ड। मतलब जितना पैसा आपको सेल्स दे सकता है, इतना आपको कोई नहीं दे सकता, क्योंकि सेल्स ही एक ऐसा प्रोफेशन है जहां आप अपनी सैलरी सेव करते हो और इंसेंटिव से अपने खर्चे मैं करते आपको हो। बताना चाहूंगा, मैम ने अभी हाल ही में 1000 करोड़ की सेल्स को अभी पूरे अपने जर्नी के अंदर टेन्योर में हाँ काम किया है अभी तक। 1000 करोड़ की सेल्स छोटा नंबर नहीं होता। जी तो मैम। मैं तो इंसेंटिव, जब मैं एजेंट लेवल पे थी तब भी इंसेंटिव्स मेरे को बहुत भाते थे, जी, और आज भी इंसेंटिव्स भाते हैं, चाहे आई एम अ सीईओ, सबको भाते हैं। सबको भाते हैं। सेल्स के आदमी को। तो अगर आप सेल्स में बने रहना चाहते हो, टिके रहना चाहते हो, तो हर महीने का अपना गोल बनाओ। वो गोल आपका टारगेट का तो होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ आप अपने फाइनेंशियल गोल्स बनाओ कि मेरे को इस महीने फॉर एग्जांपल मम्मी को मदर्स डे आज मेरे को गिफ्ट करनी है, एक वॉच गिफ्ट करनी है। अब उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा 15,000 रुपए चाहिए। अब वो 15,000 रुपए कमाने के लिए आपको कितने लेवल का रेवेन्यू रीच करना पड़ेगा, उसकी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि सेल्स इज ऑल अबाउट नंबर्स, एंड सेल्स है ही इंसेंटिव्स के लिए। सेल्स में नहीं कमाया तो कहाँ कमाया? सही बात है। एक्स्ट्रा पैसा किसी प्रोफेशन में नहीं है। आप फाइनेंस, एचआर, सोशल मीडिया, कहीं पे भी चले फिक्स जाओ, सैलरी सबकी है। सबकी फिक्स सैलरी है। सेल्स में सबसे सेल्स में आए हो तो भैया कमा लो ना, सही 9 बात घंटे है। तो देने ही है। देनी तो है। जब 9 घंटे में आप मान लो अगर आपका इंसेंटिव 10,000 रुपए आता है, तो आप उस 10 को 12 भी कर सकते हो, 15 भी कर सकते हो, हमारे हाथ में ये सब आपके हाथ में है। तो पैशन एंड एनर्जी और अपने गोल्स बना लो। फाइनेंशियल गोल्स जो बना लेता है ना सेल्स वाला, मुझे अगले महीने आईफोन लेना है, मुझे एक गाड़ी लेनी है, उसका काम ऑटोमेटिकली उसी के हिसाब से होना ड्राइव शुरू होने करता लग जाता है फिर। वो मोटिवेटेड रहता है कि मैं अपने टारगेट्स जो है वो अचीव करता जा रहा हूँ और मेरी गाड़ी के बिल्कुल नजदीक हूँ, अब मैं गाड़ी ले लूंगा। मैंने मेरी वैसे टीम किया में था। नहीं है, मेरी टीम में नहीं है, मेरी टीम में कौन सा ऐसा टीम मेंबर है जिसके पास आईफोन ना हो, लैपटॉप्स ना हो, गाड़ी ना हो, अच्छी बाइक्स ना हो, कैमराज ना हो, आईपैड्स ना हो, और ये सब मैंने उनको सिखाया है, विजन दिया है बोल बोल के कि भाई बड़ा सोचो ना, तुम सेल्स में हो, तुम्हारे पास कमाने की अपॉर्चुनिटी है, बड़ा सोचो। तुम क्यों कहते हो कि हमें क्या नाम है ओप्पो लेना है, वीवो लेना है? ओप्पो वीवो भी अच्छे फोन्स हैं, आजकल के बच्चों को आईफोन एक्साइट करते हैं, एक्साइटमेंट देते हैं ना। आईफोन सोचो ना, बड़ा सोचोगे तो बड़ा कर जाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गोल बना लो, और ये एक लीडर का काम होता है कि उसको वो विजन दिखाओ अपने टीम मेंबर को, जिससे आपका टीम मेंबर इंस्पायर और वो उस चीज को ले। एक बार आपके टीम मेंबर ने आपके कहने पे एक टारगेट अचीव करके अपनी मर्जी की चीज, ड्रीम कहते हैं ना, उसको पूरा कर लिया, अगली बार आपको बोलना नहीं पड़ेगा, वो खुद ही भागेगा फिर, खुद ही भागेगा। सेल्स ऐसी अफीम है, आपको भागना है अपने कस्टमर्स को, अपने टीम को, अपने लोगों को, उनको विजन दिखाते रहो, वो अपने आप आते रहेंगे आपके पास। तो आपका कहने का मतलब है कि माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि सेल्स के अंदर कि आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर कितना भी सकते हो, कमा सकते हो, कितना भी। सेल्स है ही पैसे के लिए, पैशन ही है लोगों का कि हम देखो, दो चीजों से एक्साइटमेंट बिल्ड होती है सेल्स में, जो कॉन्टिन्यूसली आपको मोटिवेटेड रखता है। पहला है रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन, ठीक है, जिसमें आप अपने कॉन्टिन्यूसली अपने परफॉर्मर्स को रिवॉर्ड देते रहो, सर्टिफिकेट देते रहो। हम तो लिंक्डइन पे पिक्चर्स डालते हैं, इससे बड़ा एक टीम मेंबर के लिए उसके लाइफ टाइम में उसका रिज्यूमे बिल्ड हो रहा है, उसका लिंक्डइन प्रोफाइल बिल्ड हो रहा है। जैसे ही वो टॉप परफॉर्मर आता है, अगर किसी कंपनी में जाके दिखाता है कि देखो मैं हर मंथ टॉप परफॉर्मर रहा हूँ, आप लिंक्डइन चेक कर लो, कंपनी को हमें कॉल करने की जरूरत नहीं, उसकी परफॉर्मेंस लिंक्डइन से नजर आ रही है। तो एक ये एक्साइटमेंट बिल्ड करता है कि आपने काम किया तो आपको कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है, विच इज फेम, और दूसरा आपकी पॉकेट जो है वो तो बल्ले बल्ले हो ही रही है। तो मैम का कहने का मतलब ये है कि सेल्स में अगर आप आ रहे हो तो आपका माइंडसेट होना चाहिए कि हर महीने आप दुगना कमाओ, डबल कमाओ, और बड़ा सोचो। बड़ा सोचोगे तो आप सेल्स में बहुत रिकॉर्ड तोड़ जो है सेल्स करोगे। क्योंकि जब मैं भी इस फील्ड के अंदर आया था, तो मैं तो गांव का था, झोपड़े से निकल के हम आए थे, तो हमारा तो सपना होता था कि हमारे घर में मैम ना टीन सेट पड़ जाए, तो टीन सेट पड़ते हैं वही पड़ जाए। तो माता जी कभी रात को, जैसे जब हम गांव में थे तो बोला करती थी, क्या हमारे घर में भी कभी उजाड़ की झोपड़ी हुआ करती थी कि कभी इसमें टीन सेट, छोटी मतलब केवल टीन सेट डालने के लिए भी हमें सोचना पड़ता था। लेकिन जब आए तो विजन पता लगा, लोगों से मिलना शुरू किया, बड़े काम करने शुरू किए, तो उसके बाद फिर लगा कि ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, जो गाड़ी, फोन, ये वो सारी चीजें एक के बाद एक अचीव करते गए। क्यों? क्योंकि सेल्स में अगर आप आ गए
ढंग से अगर आपने काम कर लिया तो आप बहुत अच्छा अपने लाइफ में कर सकते हो, जो लोग बड़ी बड़ी जॉब्स के बाद भी नहीं कर पाते। तो सेल्स का माइंडसेट मैंने बताया कि केवल आपको अपने विजन को हमेशा बड़ा रखना है, ताकि आप लगातार मोटिवेटेड फील करते रहो और काम करते गोल्स रहो। बड़े रखो अपने। मैम अब बात करता हूँ मैं सेल्स के अंदर जो इंसान आता है, तो सेल्स के अंदर जो इंसान आ गया, अब वो काम करना चाहता है, तो उसकी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए? वो जो एक टच होता है कस्टमर के साथ कि वो देखते ही महसूस हो जाता है कि यार ये आदमी मतलब परफेक्ट है जिससे मैं बात कर रहा हूँ। ऐसी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए एक सेल्स के बंदे की, या फिर एक इंसान की, या फिर जो सेल्स कर रहा है, ताकि जब वो किसी भी कस्टमर से बात करे तो वो प्रभावित कर दे उसको, खरीदे ना खरीदे बात का मैटर है, लेकिन कैसी पर्सनालिटी कैसे बना पाए हो कि वो जब किसी से भी बात करे तो वो उसके दिल में छा जाए? देखो, अगर आप फिजिकल इंटरेक्शंस करते हो, जहाँ पे आप फिजिकली कस्टमर से ठीक है। मिलते हो, तो आपका ड्रेस कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, हम्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्लीन रहो, हाइजीनिक रहो, अच्छी वॉच पहनो। आपका ड्रेस जो होना चाहिए, जो आपका फॉर्मल जो आप पहन रहे हो, वो क्लीन होना चाहिए। महंगा, मैं ये नहीं कह रही आप ब्रांड्स पे जाओ, बट एक अच्छा फॉर्मल अटायर आपको कैरी करना चाहिए, जिससे पता चले कि यू आर रिप्रेजेंटिंग अ ब्रांड, आप एक अच्छी कंपनी के एम्प्लॉय हो, राइट? अगर आप फोन पे बात कर रहे हो किसी कस्टमर से, राइट, और अगर आपके इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप अपना इंट्रो जो देते हो ना कस्टमर को, वो हमेशा इंग्लिश से स्टार्ट करो। अगर कस्टमर हिंदी पे स्विच कर रहा है, इंडिया है ना, लोग यही बिलीव करते हैं कि शी इज कॉलिंग फ्रॉम एनी कंपनी एंड टॉकिंग इन इंग्लिश, तो इसका मतलब शी इज कॉलिंग फ्रॉम अ गुड कंपनी। और अगर कोई हिंदी में बात कर रहा है तो उसको फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। तो अगर ऐसी बन गई है। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं इंग्लिश में, मैं अपनी टीम को हमेशा बोलती हूँ, तो स्टार्ट करो इंग्लिश से, ताकि कस्टमर को होल्ड कर पाओ और अपनी लैंग्वेज और अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उस पर थोड़ा होल्ड देके चलो। ये नहीं कि आप एक ही सांस में पिच पड़े जा रहे हो। थोड़ा अच्छे से ग्रीट करो, वॉइस मॉड्यूलेशन करो। ग्रीटिंग्स के अंदर आपका पता चलना चाहिए कि आप गुड मॉर्निंग, आपके अंदर खुद के अंदर एनर्जी है जब आप कॉल कर रहे हो। हेलो सर, मैं निधि बात कर रही हूँ, मैम फोन रख दो, हम अभी बिजी हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। यू शुड बी कॉन्फिडेंट एंड एनर्जेटिक। जितने आप एनर्जेटिक कॉल पे होगे, उतना ही आपका कस्टमर भी एनर्जेटिक होगा। आपने कॉल ली अगर लाउजी, हेलो सर, कस्टमर आपका कॉल काट देगा। आपके पास सिर्फ 30 सेकेंड्स होते हैं। और जब आप फिजिकल मीटिंग के लिए जा रहे हो, तो आपको अपने अटायर पे ध्यान के साथ साथ कम्युनिकेशन पे फोकस करना है, बॉडी लैंग्वेज पे फोकस करना है, कि आप कस्टमर से जो फर्स्ट इंटरेक्शन स्टार्ट करो वो लॉजिकल स्टार्ट करो। ये नहीं उसको लगे मैं अपना इस सेल्समैन ने तो मेरा टाइम ही वेस्ट कर दिया। प्लीज उससे लॉजिकल डिस्कशन करो, कस्टमर के बारे में पूछो, उसकी प्रॉब्लम्स पूछो, उसकी फैमिली पूछो, जो पूछो कस्टमर के बारे में पूछो, अपना बाद में बताओ। आपको तो वो सुन ही लेगा, इसीलिए आपको टाइम दे रहा है, पर पहले उसको तो सुन लो। ये इम्पोर्टेंट है। अभी ना मैम ने जैसे बात की ड्रेस कोड की सेल्स में, तो मैम बहुत सारे लोग ना वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं, तुम गर्मी में सूट कैसे पहन लेते हो ना, तुम्हारा तो मतलब ये सूट पहनने का क्या मतलब है ना। तो आपको बताना चाहूंगा, हम सेल्स के आदमी हैं, तो हमें पता होता है कि हमें अपने प्रोफेशन को मैच करके चलना होता है, राइट। क्योंकि हम सेल्स में है। तो आज मैं इसका आपको जवाब दे रहा हूँ, हम सूट क्यों पहनते हैं, या मैं सूट क्यों पहनता हूँ, या फिर जितने भी मैम ने जैसे सूट पहना हुआ कैरी किया हुआ है, हम इसलिए नहीं पहनते कि हमें शो ऑफ करना है, हम इसलिए पहनते हैं क्योंकि हमें अपने प्रोफेशन से प्यार है, और जिस प्रोफेशन में हम हैं वहाँ पर ये एक नेसेसरी वाली चीज़ हो जाती है कि हमें अपने आप को वेल एंड फिट रखना होता है। तो हमें कोई सूट पहनने का शौक नहीं है। बट अगर आप जितने भी देखोगे बड़े बड़े बिजनेसमैन, हमारे इंडिया के अंदर तो लोग उतना सूट को नहीं पहनते, बट विदेशों के अंदर कोई राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, हर कोई शूट कर करके चलते हैं। तो यहाँ पर लोगों ने इस चीज़ को ट्रेंड बना दिया कि ये क्यों पहन रहे हैं, नहीं पहनना चाहिए, या फिर ये तो उनका तो काम ही यही है। तो हम इसलिए शूट पहनते हैं, जवाब आपके लिए, कि हम सेल्स के आदमी हैं। मैम अगला आपके लिए सवाल, एक क्या लगता है आपको, आपने 1000 करोड़ की सेल्स को जनरेट किया है और इतनी कंपनीज में आप काम कर चुकी हैं, तो आपको क्या लगता है कि एक व्यापारी या बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन क्या गलती करती है बिजनेस के अंदर, क्या गलती करते हैं बिजनेस के अंदर, जिसकी वजह से वो कोलैप्स हो जाते हैं? देखो, प्रोडक्ट तो बना लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो प्रोडक्ट की जो राइट टारगेट ऑडियंस है उसको ठीक से कैप्चर नहीं कर पाते हैं। मैंने बहुत सारी कंपनीज देखी हैं जो कहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट सबसे अच्छा है, फिर भी हमारा माल बिकता नहीं है। आप किसको बेच रहे हो माल? आपको पता है आपकी राइट टारगेट ऑडियंस कौन है, राइट? तो सबसे पहले आप अपनी टारगेट ऑडियंस को ठीक से चेक करो। हाँ, जो पर्सोना होता है, ज्यादातर कंपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग करके ही लीड्स कैप्चर कर रही है, राइट? तो आप सोशल मीडिया कैंपेन्स एक बार चेक कर लो कि उसमें जो आपकी
के पास लीड्स आ रही हैं, उसमें एज ग्रुप क्या आ रहा है, उसमें जियोग्राफी क्या आ रही है, उसमें वर्किंग प्रोफेशनल्स कितने आ रहे हैं, बिजनेसमैन कितने आ रहे हैं, आपको आपका प्रोडक्ट पता है कि कौन मेरा एक्चुअल कस्टमर है। और अगर वो सही कस्टमर आपकी लीड फॉर्म ही नहीं भर रहा है, तो आप बेच किसको रहे हो, या आप टारगेट किसको कर रहे हो? केवल बर्न कर रहे हो पैसे, बर्न कर रहे हो, आपका पैसा लग रहा है, आपका कॉस्ट जो है वो मतलब कैक आपका इतना बढ़ जाएगा, कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन, कि आप एक दिन लीड कॉस्ट को मतलब झेलते झेलते आप खुद ही बंद कर दोगे अपना बिजनेस। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो कस्टमर मेरे पास आ रहा है, पहले मैं उसकी क्वालिटी चेक कर लूं। आपकी वो क्वालिटी चेक हुई, उसके बाद आपकी ब्रांड प्रेजेंट कैसी है मार्केट के अंदर, क्या आपने सोशल मीडिया प्रेजेंस अपनी बना भी रखी है, क्या आपने प्रोडक्ट की ऑफरिंग्स क्लियरली डिफाइन कर रखी हैं, क्या आपने अपनी वेबसाइट अच्छे से बिल्ड कर रखी है जो आपकी कस्टमर्स को आपकी ऑफरिंग्स ठीक से बता रही है। उसके बाद आ जाता है क्या आपने रोबस्ट सिस्टम्स बना रखे हैं अपनी कंपनी के अंदर, जिसमें आप एज ए फाउंडर अपने हर डिपार्टमेंट को 10 मिनट में रिव्यू कर सकते हो कि मेरा डिपार्टमेंट कर क्या रहा है। बहुत सारे लोग जो है अपने सिस्टम्स पे अपने ऑफिस में जाते हैं और कोई भी उनके पास आ जाता है, कोई भी हेड आ जाता है, उससे बात करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं हम तो बहुत बिजी हैं, हमारा पूरा दिन इसी में निकल गया। भाई एक बिजनेसमैन का सिर्फ काम ये होता है कि मैं अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव कैसे करूं, मैं स्ट्रैटेजीज कैसे बिल्ड करूं जिससे मेरा बिजनेस एक्सपैंड हो, ये मैं अपनी कॉस्ट को कैसे ऑप्टिमाइज करूं जिससे मेरे खर्चे कम हो, मैं अपने एम्प्लॉयज के वेलफेयर के लिए क्या ऐसी चीजें करूं कि मार्केट में जो टैलेंट है वो मेरे पास रहे, रिटेंशन पे वर्क कर सकूं, मैं अपने खर्चे कैसे घटाऊं जिससे मेरे पास मार्जिन्स एंड प्रॉफिट्स बढ़े, और मैं अपना कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन इसको कम कैसे करूं। जितने भी बिजनेसमैन है या कोई डायरेक्टर लेवल पे कोई बिजनेस हेड कर रहे हैं, ये उन सबको ये 5-6 चीजों पे पूरा ध्यान रखना पड़े कि आपको हर डिपार्टमेंट में घुसना नहीं है, आपको क्लियर एसओपीज बनाने हैं, एसओपीज बना के उन्हें रिव्यू करना है। पहला काम मुश्किल है, जब आप इनिशियली हर डिपार्टमेंट के क्लियर गोल्स बना रहे हो, राइट हायरिंग कर रहे हो, लोगों से ठीक से आप उनकी ट्रेनिंग करो, आप एक अपना एक कनेक्ट बिल्ड कर रहे हो, राइट। एक बार ये हो गया ना, उसके बाद रिव्यू सिस्टम है, आपको सिर्फ रिव्यू प्लान करने हैं और प्रोसेस का एक ऐसा प्रोसेस बनाना है जिसमें इंप्रूवमेंट प्रोसेस आता जाए। कस्टमर हमारे को कोई फीडबैक दे रहा है, चलो जी कैप्चर करो, अब इसके ऊपर हमारी डिफरेंट टीम काम कर रही है, हमारे टीम्स हमारे को फीडबैक दे रहे हैं, उस पे हमारी टीम में एक ऐसा कल्चर बना दो जिसके अंदर आपकी कंपनी में प्रोसेसेस पे वर्क हो, इंप्रूवमेंट्स पे वर्क हो, फीडबैक्स पे वर्क हो, आपका कस्टमर भी फीडबैक दे रहा है, आपके एम्प्लॉयज भी फीडबैक दे रहे हैं, इन फीडबैक्स को लिया जा रहा है, अप्रिशिएट किया जा रहा है और उसके बाद उस पर काम किया जाए, कंपनी पूरी घूम जाएगी आपकी। क्या बात है मैम। जैसे ना अभी आपने बात की इतने सारे प्रोसेस की, एक ना मेरा सवाल ये है कि बहुत सारे लोग ना जो बिजनेस करते हैं, तो बिजनेसमैन के बारे में बात की जाती है कि इसको टाइम नहीं है ना बेचारे के पास, हाँ। दिन भर लगे रहता है, सुबह जा रहा है तो शाम को आ रहा है, सारे काम खुद ही कर रहा है, टाइम ही नहीं है उसके पास, ना घर वालों के लिए, ना परिवार के लिए, ना खुद के हेल्थ के लिए, हर चीज़ से वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा होता है। और ऐसा नहीं कि वो 1-2 साल कर रहा होता है, वो कर ही रहा होता है। तो मैम मेरा सवाल ये है कि क्या लगता है आपको कि जो लोग बिजनेस के चक्कर में इतना बिजी हो जाते हैं, वो बिजनेस में इतने बिजी हो जाते हैं कि सारे काम खुद ही करने लग जाते हैं, तो एक टाइम फ्रीडम अगर कोई बिजनेसमैन हासिल करना चाहे, क्योंकि आपने तो इतने सारी चीज़ों को मैनेज किया है, तो आपको ये पता होगा कि एक बिजनेसमैन टाइम फ्रीडम को कैसे हासिल कर सकता है। तो आपको क्या लगता है कि अगर कोई बेसिक लेवल पर भी आज कोई छोटा भी धंधा कर रहा है, किसी ने अपनी शॉप खोली हुई है, मॉल खोला हुआ है, तो वो इतना फ्री कैसे हो जाए कि सारा काम उसका टीम संभाल ले, वो आराम से अपनी नई स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करे, विजन के ऊपर काम करे। नहीं तो वो एक ही जगह पर, एक ही शहर पर, एक ही गली मोहल्ले पर वो फिक्स हो जाता है और जिंदगी में वहीं बैठा रह जाता है। तो स्केल अगर करना चाहे तो उसको मल्टीटास्किंग से या फिर टाइम फ्रीडम से कैसे उसको खुद को इम्प्रूव करना चाहिए, या फिर टाइम फ्रीडम को कैसे हासिल करना चाहिए, वो कैसे हो सकता है पॉसिबल? देखो आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी ने बहुत आपका काम सॉल्व कर दिया है। हमारी खुद की सर्विस टीम में बहुत सारे लोग होते थे, अब हमारी सर्विस टीम में बहुत कम लोग रह गए हैं क्योंकि हम सारा काम एआई के ऑटोमेशन के थ्रू करा रहे हैं, राइट। ऑटोमेशन कर तो दिया आपने। आपको लेटेस्ट स्किल्स जो है ना उस पर फोकस करना है। मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बताती हूँ। मेरे एक क्लाइंट हैं, बहुत क्लोज है मुझसे, उनका बहुत फेमस रियल एस्टेट का बिजनेस है, लेकिन वो खुद 5वीं पास हैं, ठीक है। विजन उनका इतना है, सीखने की इतनी चाहत है कि मेरे को ये भी बता दो निधि मैम, वो भी बता दो। तो मैंने उनको बोला अंकल आप नहीं सीख पाओगे, मैं आपसे थोड़ा सा रूड होके बात कर रही हूँ, आपको बुरा लगेगा।
आप एक काम करो, आप बाहर से एक अच्छा टैलेंट हायर कर लो जो मार्केट के अंदर जो है एक्सपीरियंस्ड होगा, जिसको लेटेस्ट स्किल्स पता होंगे, टेक्नोलॉजी पता होगी, उसे प्रोसेसेस बनाने आते होंगे, हायरिंग करनी आती होगी। क्योंकि आप अगर सीखने पे इस उम्र में लगे, एक एक चीज सीखने पे लगे, तो आप अपने रियल एस्टेट के बिजनेस को कैसे देखोगे, राइट? तो आपके पास दो ऑप्शन होती हैं। अगर आपको अपना टाइम मैनेज करना है तो या तो आप सीधा स्ट्रैटेजीज पे उतर जाओ कि मैं सिर्फ रिव्यू करूंगा टीम को, मैं स्ट्रैटेजीज पे काम करूंगा, कंपनी को ग्रो करने पे काम करूंगा, या फिर मैं अंदर घुस घुस के काम करूंगा। घुस घुस के काम करने के लिए बंदे को, एक्सपीरियंस्ड बंदे को, जिसको 15 साल का एक्सपीरियंस है, 20 साल का एक्सपीरियंस है, वो आपसे अच्छा काम कर देगा। बात है। आपने 50,000 दे दिए, 60,000 दे दिए, 1 लाख दे दिए, बट अगर आपने अपने प्रोडक्ट पे जो टाइम आप पूरा दिन इस पे लगा रहा, अगर आपने प्रोडक्ट पे अपना ज्यादा ध्यान दे दिया, स्ट्रैटेजीज एंड रिव्यू पे काम कर लिया, तो वो 1 लाख रुपए आपके बिजनेस को 5-6 लाख पे तो ले ही जाएगा, क्योंकि 2 लोग काम कर रहे हो, राइट? तो ये इंपॉर्टेंट है कि या तो आपके पास खुद के पास लेटेस्ट स्किल्स हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं 28 साल का एक्सपीरियंस, आज मैं अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ, मैं क्या सीखूंगी किसी से? मुझे तो आता है ना, मैं उसको इन कैश करूंगी। अब कोई बिजनेसमैन है जिसको नहीं आता है, उसको हमारे जैसे लोग मतलब अपने बजट के हिसाब से मार्केट से टैलेंट हायर कर लेना चाहिए और उनके साथ काम करना चाहिए। एक अच्छी अपनी सॉलिड अपनी टीम बनानी चाहिए जो उनके लिए काम करे। मैम यहाँ पर ना कई बार दिक्कत क्या होती है ना, सामने वाला जो बिजनेसमैन होता है और वो ना कभी भी किसी को भरोसा नहीं कर पाता कि मुझसे बेहतर तो कोई नहीं कर सकता ना, मैं ही करूंगा सारे काम। राइट। तो सारे काम खुद ही कर रहा होता है, सेल्स भी खुद ही करेगा, मार्केटिंग भी खुद ही करेगा, सारे छोटे मोटे काम खुद ही करेगा, थोड़ा सा खर्चा बचाने के लिए, जबकि उसका पैसा आ रहा होता है। तो जो इंसान मल्टीटास्किंग करता है, मैं सब कुछ मैं खुद ही कर लूंगा, तो उसको आप क्या राय देना चाहोगे कि भाई कैसे फंसने वाले हो तुम अगर ऐसे करोगे? तो अपने थोड़े से दिन के अंदर उनका बिजनेस बंद होने वाला है। क्योंकि मार्केट के अंदर इस टाइम पे एआई ने बहुत सारी चीजों को खा गई है। एआई है ना, सोशल मीडिया आपकी प्रेजेंस होगी नहीं क्योंकि आप सारा दिन बैठे हो या गल्ले के ऊपर। आपकी टीम कभी भी क्या नाम है अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाएगी क्योंकि आप बहुत क्लोज मॉनिटरिंग करके बैठे हुए हो, काम करने नहीं दोगे उनको। आपकी खुद की कोई डेवलपमेंट होगी नहीं क्योंकि आप गल्ले में घुसे हुए हो। आपका प्रोडक्ट मार्केट के हिसाब से इवॉल्व नहीं होगा क्योंकि आपने प्रोडक्ट पे कभी काम नहीं किया। तो मैं ऐसे बिजनेसमैन को जो फिर भी कहते हैं कि भाई मैं सब कुछ खुद करूंगा, भाई तू कर ले, खुद कर ले, लेकिन प्रोसेसेस सेट कर ले और उन्हें रिव्यू कर ले। हर चीज का प्रोसेस बना ले और उसे रिव्यू कर ले। ये जरूरी नहीं है कि अगर आज निधि अनेजा 9 घंटे कॉल्स ले रही है तो तुझे निधि अनेजा के साथ 9 घंटे कॉल लेनी है। भाई तू उसके कॉल का आउटकम देख सकता है ना कि 9 आवर्स की कॉल में इसने कितनी कनेक्टिव कॉल ली, कितनी देर खाली बैठी, कितनी देर ब्रेक ली। ये सारी चीजों पे काम कर लोगे तो तुम्हें अंदर घुसने की जरूरत नहीं, आउटपुट पे काम करो। जो आप काम करवाना चाहते हो अपनी टीम से, उसके लिए प्रोसेस सेट करो और आउटपुट पे काम करो कि मेरे को निधि अनेजा से 9 घंटे का टॉक टाइम चाहिए और इसके साथ इतनी कनेक्टेड कॉल चाहिए। तो आप उसकी कॉल रिपोर्ट चेक करो ना। आप सारा दिन बैठे रहने से क्या उसके 9 घंटे के, जब आपके पास कॉल रिपोर्ट अगर आ गई तो आप बात तो कर सकते हो कि आपका 5 घंटे का टॉक टाइम है, 4 घंटे आप खाली बैठे हो, कल से 5 घंटे के टॉक टाइम को 6 घंटे पे लेके जाओ। तो वहां पर होता है कि प्रोग्रेसिव माइंडसेट कि आप अपनी टीम को भी गाइडेंस ठीक से दे रहे हो। ऐसे तो एक दिन टीम भी छोड़ के भाग जाएगी, बिजनेस में कुछ इंप्रूवमेंट हो नहीं रही, नई टेक्नोलॉजी कोई यूज नहीं हो रही, गल्ला जो है वो लल्लू लाल के हाथ में चल रहा है, तो खत्म है फिर ये बिजनेस। तो आपको ना लल्लू लाल नहीं बनना। वैसे मैम ने ना एक बड़ी शानदार बात कही और मैं जिस चीज को समझ पाया, अगर आपको बिजनेस को बहुत नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है तो आपको ना टेक्नोलॉजी को यूज करना बहुत आना चाहिए। अच्छा मैम, एक सवाल और मेरा, अब बहुत सारे लोग ना टेक्नोलॉजी सीखना चाहते हैं। मैं पर्सनली आपको बताऊं, जैसे मैं भी हूं तो मैं भी सीखना चाहता हूं कि ये चीज कैसे होती है। अब उसको या तो कुछ सिखा नहीं रहा होता है, अब कुछ सिखा रहा भी होता है तो वो इतना चार्ज कर रहा होता है कि वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। पहली बात तो ऐसे लोग मिलते नहीं है जो प्रॉपर सिखा रहे होते हैं, स्टेप बाय स्टेप ऐसे ऐसे करो। तो मैम आपको क्या लगता है कि बहुत सारे लोग सीखना चाहते हैं बट उनको सही कोच ना मिलने के कारण वो अपने बिजनेस को जो ग्रो नहीं कर पाते, तो ये भी कारण हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, बट इसके लिए मैं ये बोलूंगी कि देखो बहुत सारी चीजें तो मैं सीखने को नहीं बोलूंगी, बट बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक नॉलेज आपको आज की डेट में एआई एंड चैट जीपीटी की होनी चाहिए। तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो एआई एंड चैट जीपीटी के फ्री सेशंस दे रही हैं। डेमो वीडियोस बहुत सारी अवेलेबल हैं एआई चैट जीपीटी की मार्केट के अंदर, और बहुत सारी कंपनीज हैं जो 199 या 600 चार्ज करके भी आपको एक अच्छा कोर्स दे रही हैं जिसमें वो आपको स्टार्ट करना सिखा देंगी। उसके बाद अगर आपको समझ में आए कि मेरा काम इस एआई से या चैट जीपीटी को यूज करके जो घंटों काम करता था
मैंने 2 प्रॉम्प्ट सीखे और इन 2 प्रॉम्प्ट से ही मेरा काम बन गया है। हम्म, मैंने काफी चीजें सेव कर ली। टाइम सेव करना हम्म, मतलब आपने पैसा बचा ही हम्म, लिया, आपका टाइम भी कीमती है, आप अपने आप इन्वेस्ट करोगे। हाँ, हम्म, मार्केट कंपैरिजन जरूर कर लेना कि कौन सा कोर्स एआई एंड चैट जीपीटी का कौन सी कंपनी कहाँ पर दे रही है। क्योंकि देखो ना, ये वो इंसान बोल रहा है जो 1000 करोड़ की सेल्स को कन्वर्ट कर चुका है, कई कंपनीज में काम कर चुका है, तो ऐसी एडवाइस को हल्के में मत लेना, तो आप सीखो। मैम अभी ना सोशल मीडिया का आज के समय में बूम है बहुत ज़्यादा। राइट। सोशल मीडिया बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, और आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया की वजह से किसी बिजनेस पे कितना इम्पैक्ट आता है? बहुत इम्पैक्ट आता है। आज की डेट में हमारा जो भी यूजर है या कस्टमर है, हम्म, कौन मार्केट, आप बताओ आप कितनी बार मार्केट में जाते हो और सामान खरीद के लाते हो? मतलब हमारी ग्रोसरी ऑनलाइन मिल रही है, ऑनलाइन मिल रही है, हमारे कपड़े ऑनलाइन मिल रहे हैं, खाना हमारी ऑनलाइन मिल बुक्स रहा ऑनलाइन मिल रहे हैं, हमारा खाना ऑनलाइन मिल रहा है। मतलब हमारे रूम्स हम बुक कर रहे हैं, मोटेल्स ऑनलाइन हो बुक रहा कर रहे है। हैं, वो ऑनलाइन, हमारी फ्लाइट टिकट्स ऑनलाइन हो रही हैं। हम्म, तो जब सारी दुनिया सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड कर रही है और आप अपने प्रोडक्ट को रख के बैठे हो दुकान में, तो आप बताओ, आप तो अपने कस्टमर को मिस ही कर रहे हो मिस ना। कर रहे हो, बिल्कुल मिस लोग कर रहे हो। बोलते हैं हमारी पैन इंडिया सेल्स है, हम्म, हम पूरे पैन इंडिया कस्टमर्स को बेचते हैं। भाई तुमने फ्रेंचाइजी खोल रखे हैं, दुकानों में माल भर रखा है, उसको थोड़ा ऑनलाइन ले आओ। हम्म, सारी दुनिया सोशल मीडिया पे काम कर रही है, obvious सी बात थोड़ी है। अच्छी एड्स बना लो, वेबसाइट उनके बनवा ऊपर लो। काम कर लो, वेबसाइट बना लो। जो कस्टमर मार्केट में जाकर आज की डेट में पहले प्रोडक्ट ढूंढता था, हम्म, वो ऑनलाइन आकर ढूंढ रहा है, आपकी वेबसाइट पे ढूंढ लेगा, हम्म, आपको एक अच्छी लीड मिल जाएगी, बैठे बैठाए आपका कस्टमर कन्वर्ट हो जाएगा। वहां पे भी तो आप बहुत पैसा सेव कर रहे हो। मैम जैसे ना बहुत सारे लोग जब बिजनेस कर रहे होते हैं, तो उसके बाद ना कई बार लोग केवल बेचने पर और अपने जो है प्रोडक्ट पर काम कर रहे होते हैं कि सर सस्ता ले लो, हम उससे सस्ता दे रहे हैं, हम डिस्काउंट पर दे रहे हैं, लेकिन तब भी उसका जो प्रोडक्ट नहीं बिक रहा होता। तो मैंने जब ऑब्जर्व किया तो मुझे लगा कि ना ब्रांडिंग का बहुत बड़ा असर है। सामने वाले की ब्रांडिंग उससे अच्छी है और जो उसकी सर्विस है वो उससे लो है, लेकिन तब भी उससे ज़्यादा बिक रही है। उसकी उससे भी हाई सर्विस है, लेकिन ब्रांडिंग ना होने के कारण वो सेल्स नहीं कर पा रहा। तो मैम अगर किसी को ब्रांडिंग अच्छी करनी हो अपने बिजनेस के अंदर, तो ब्रांडिंग का कितना बड़ा रोल आपको लगता है बिजनेस के अंदर, और उस ब्रांडिंग को कैसे बिल्ड किया जा सकता है एक आम व्यापारी के द्वारा, या फिर अगर कोई भी करना चाहे तो अपने ब्रांडिंग को अच्छा करना चाहे तो देखो, ब्रांड वैल्यू क्रिएट करना तो बहुत जरूरी है। हम्म, उसके लिए सोशल मीडिया भी मैंने आपको बताई है, हाँ जी, हाँ जरूरी जी। है। आप अपनी एक अच्छी वेबसाइट डेवलप करो। ठीक है। आपके जो अच्छे कस्टमर्स आते हैं उनको बोलो मोबाइल से आपको एक अच्छी ग्रैटिट्यूड वीडियो बनाकर भेजें। बना देते हैं बना कस्टमर्स। देते हैं मैं भी लोग। बोलती हूँ कि सर अगर आपको अच्छा लगा है, हमारा प्रोग्राम आपको अच्छा लगा है, तो आप एक अच्छा थैंक यू वीडियो भेजिए। तो कस्टमर बना देता है, तो आप उसके ऊपर काम कीजिए। आप कहीं पे भी कोई इवेंट्स हो रहे हैं जहाँ पर, वहां जाकर आप अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स की। थोड़ा सा फ्रीबीज दे सकते हैं कस्टमर्स को टेस्ट करने के लिए। आज की डेट में बहुत सारी कंपनीज अवेलेबल है मार्केट के अंदर, जहाँ पर आप अपने सैंपल्स दे सकते हो अपने प्रोडक्ट के। अपने मार्जिन्स को ध्यान में रख के, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बहुत बड़े बड़े सैंपल्स बांटो, बट सोशल मीडिया प्रेजेंट बनाना, ब्रांड वैल्यू बनाना आज की डेट में बहुत जरूरी है। आपका सेल डबल हो जाती है अगर आप ऑनलाइन कस्टमर्स को टच कर लेते हो, क्योंकि दुकानों पे आज की डेट में माल नहीं बिक रहा है। सब जानते हैं कि जितने भी हमारे रिटेलर्स हैं, दुकान वाले हैं, या तो मिंत्रा, फ्लिपकार्ट और जेप्टो या फिर ब्लिंकिट उनको खा गया है या खत्म कर गया है, या फिर आप बात करो कि यहाँ पर नायका आ गया है, मिंत्रा आ गया है। ये सारी वेबसाइट्स जो हैं जहाँ पे सारी चीजें अवेलेबल हैं, हर चीज अवेलेबल है। तो आपको सोशल मीडिया, अपनी प्रेजेंस, इंस्टाग्राम यूज करना चाहिए, फेसबुक पे एड्स रन करनी चाहिए, तभी जाकर आप बच पाओगे। दुकानों में माल रखने का टाइम नहीं है, आप अपना दुकान की वैल्यू ही खत्म कर रहे हो। क्योंकि मैम ना, मैंने ये सवाल आपसे इसलिए पूछा क्योंकि जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था, तो आप भी जानते हैं, जब सारे लोग कॉल पर और टेली कॉलिंग पर और डीएमटी पे लगे हुए थे, तो तब मैंने पर्सनली आके सोशल मीडिया में आके मैंने अपनी ब्रांडिंग के ऊपर बहुत ध्यान दिया, और उससे मेरी सेल्स एकदम से नेक्स्ट लेवल पर चली गई। जहाँ पर 10 लोग मिलके काम कर रहे थे 10 लाख का, हमने अकेले काम करते 30 लाख का, 40 लाख का हम काम करते थे। तो मेरे ब्रांडिंग का जो सवाल इसलिए आपसे पूछा, क्योंकि आज के समय में लोग ना दोष देते हैं उसको, टेक्नोलॉजी को, कि देखो जी जोमेटो आ गया, स्विगी आ गया, जेप्टो आ गया, इसने हमारी सेल्स खा दी, हमारे किराना स्टोर बंद हो रहे हैं। तो मैम आपको क्या लगता है कि ये उनके न सीखने की वजह से बंद हो, मतलब उनकी गलती है कि भाई तुम सीख ही नहीं रहे, तो फिर दूसरा प्लेयर तो आएगा। टेक्नोलॉजी क्यों नहीं अडॉप्ट कर रहे हो? अगर सोशल मीडिया ब्लिंकिट यूज कर रहा है, फ्लिपकार्ट यूज कर रहा है, जेप्टो यूज कर रहा है, आप भी यूज करो ना। आपको किसने मना किया है? आप अपनी दुकान पे माल रख के बैठे हो, कस्टमर दुकान पे जा नहीं रहा, कस्टमर बाहर निकल नहीं रहा, कस्टमर ऑनलाइन प्रेजेंट है, तो ऑनलाइन दिखाओगे माल तो बिकेगा ना। आप ऑनलाइन ही अवेलेबल नहीं हो, तो इसमें
उनका कसूर नहीं है। देखो, आपको अपने में इम्प्रूवमेंट लानी है, आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है, लेटेस्ट स्किल्स को अडॉप्ट करना है। अगर आप अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हो तो आप अपने बिजनेस को खुद किल कर रहे हो। आप ट्रेडिशनल तरीके से आप बिजनेस नहीं चला सकते हो। आपको लेटेस्ट स्किल्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट भी करनी पड़ेगी, खुद में भी करनी पड़ेगी, टीम में और बिजनेस में भी करानी पड़ेगी, और हर प्रोसेसेस में करानी पड़ेगी, नहीं तो आप फेल हो। आप बड़ी जल्दी हार जाओगे, थक जाओगे और एक दिन अपना बिजनेस बंद कर दोगे। तो जरूरी है इन चीजों को अडॉप्ट कर लो, क्योंकि किसी पे दोष देने से कोई फायदा नहीं है। अगर बाकी सब कर पा रहे हैं तो आप भी कर पाओगे। ये बात भी है, बिल्कुल सही बात है मैम। क्योंकि मैम ना ये आजकल ऑनलाइन वर्ल्ड इतना फेमस हो चुका है। हम जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पहाड़ में हमारे एक जो रिलेटिव रहते हैं, तो वहाँ पर ना आसपास दुकानें बहुत नीचे हैं। वो क्या करते हैं, वो अमेज़ोन से ऑर्डर करेंगे और अमेज़ोन वाला जैसे बहुत दूर से ऑर्डर आते हैं, दिल्ली मुंबई से ऑर्डर करते हैं, वहाँ पहुँचते हैं उनके पास, अमेज़ोन वाला उनके घर के दरवाजे तक आके उनको प्रोडक्ट देके जा रहा है, तो वो नीचे दुकान में कोई जाता नहीं खरीदने के लिए। अब नीचे दुकान वाले बोल रहे होते हैं, देखो जी ये तो है ना अमेज़न वालों ने खत्म कर दिया, ऑनलाइन ने खत्म कर दिया, ये हो गया वो हो गया, जबकि वो भी ऑनलाइन लिस्टिंग करके अपना प्रोडक्ट कहीं भी बाहर जो है बेच सकते हैं, बेच सकते हैं, राइट। तो मैम जैसे ना ऑनलाइन ब्रांडिंग की आपने बात की, तो मैंने इसके ऊपर काम किया, तो मुझे लगा कि ना लोगों को जो है ऑनलाइन वीडियो सेल्स जैसे सोशल मीडिया में हाउ टू एनेबल, मैं कैसे जाऊँ, कैसे प्रेजेंट करूँ, कैसे मैं बेचूँ, जो मैंने सीखा मैंने उसके ऊपर अपने जो प्रोग्राम भी बनाए और लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने उसे पसंद भी किया। तो मैम अगला मेरा सवाल आपके लिए, आखिरी सवाल ये है, आप ना एक फाइटर के रूप में मुझे दिखते हो जब भी मैं आपको देखता हूँ, क्योंकि मैं तो आपको जो है 5-6 साल से जानता हूँ, जब से हमने आपके साथ संपर्क किया और हमने काम किया आपके साथ। तो एक फाइटर वाली वो जो भूमिका है मुझे आपके नज़र आती है, और आपने वो काम भी किया है, एक वंडर वुमन की तरह आप काम कर रहे हैं आज भी, और आज भी इतना कुछ करने के बावजूद भी आप आज भी काम कर रहे हैं। तो उन महिलाओं को, उन गर्ल्स को जो एक पैशन रखती हैं, जुनून रखती हैं, एक सपना रखती हैं जीवन में कुछ बड़ा करने का, और उनके अंदर वो टैलेंट भी है, और आपने कैरेक्टर की बात की, आपने पैशन की बात, तो मैं चाहूँगा कि आप उन सारी गर्ल्स को या बॉयज़ को जो अभी यंग एज के अंदर हैं, जो लाइफ में बहुत अच्छा करना चाहते हैं, उनको आपकी तरफ से क्या सलाह रहेगी कि वो किन-किन पॉइंट्स पर अपने आप को मजबूत रखें ताकि कभी ज़िंदगी में वो हारे ना और लगातार आगे बढ़ते रहें? जी, तो मैं यही बोलना चाहूँगी स्पेशली फीमेल्स को कि अपने पंखों को उड़ान दो। आप में नेगोशिएशन पावर आप में पहले से बहुत ज़्यादा होती है, आप सबसे नेगोशिएट कर लेते हो। एनर्जी भरपूर होती है, एक औरत पूरा दिन काम करती है और सारे रोल्स निभा लेती है। तो आपसे अच्छा कैरेक्टर प्ले कोई कर नहीं सकता व्हेन इट कम्स टू वर्क। आप सारे रोल निभा चुके हो और आगे सारी ज़िंदगी भी निभाने वाले हो। तो अपने जो ड्रीम्स हैं उनको सजा लो, उनको अब उड़ान दे दो। अब टाइम आ गया है कि आप ज़माने के हिसाब से चलो, अपने में लेटेस्ट स्किल्स लेकर आओ। जितने भी आपने अपनी सोच के अंदर चीज़ें रखी हुई हैं, उनको बाहर लेकर आओ। किसी चीज़ से डरना नहीं, घबराना नहीं, घर वाले सारे साथ देंगे। मेरे घर वालों ने भी तभी साथ दिया था जिस दिन मैं कुछ बन गई थी, पर बनने के लिए मैंने शुरुआत नीचे से ही की थी। तो डरना मत और हारना मत। और जितने भी लड़के सपना लेकर बैठे हमें कुछ करना है, आप लोगों के पास तो पहले ही अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। बस एक अपनी सोच बना लो कि हमें ड्रीम बनाना है, हमें ये गोल बनाना है और इस गोल से हमें आगे बढ़ना है। जैसे-जैसे आपके ड्रीम्स पूरे होते जाएँगे, आप देखोगे कि आपका काम में और पैशन में और ध्यान जाएगा। आपका दिल करेगा कि मैं और काम करूँ। तो अपने सपनों को संजो, अपने सपनों को बनाओ, गोल्स बनाओ और उनको अचीव करने की कोशिश करो। आगे बढ़ना है, बहुत आगे बढ़ना है। हम लोगों को रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाओ बस। तो मुझे लगता है कि इस सेशन को हमें यहीं पे समाप्त करना चाहिए। अगर आप मैम से जुड़े रहना चाहते हैं तो मैम के सोशल मीडिया के लिंक्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। मैम के पर्सनल अकाउंट का लिंक आपको दे रहा हूँ, आप जाइए, मैम से जुड़िए, मैम को फॉलो कीजिए, क्योंकि ये नॉलेज ना बहुत कम लोगों के पास होती है। और 28 साल का तजुर्बा, 28 साल का एक्सपीरियंस, 1000 करोड़ से भी ज़्यादा की सेल्स करना कोई छोटी बात नहीं होती है। तो मैं ये मानता हूँ कि मैम से आप जुड़े रहना, हमेशा जुड़े रहना, मैं तो जुड़ा ही हुआ हूँ। तो मैम थैंक यू सो मच, आज आपने हमें समय दिया, इतनी शानदार आपने अपनी बातें, अपना एक्सपीरियंस, अपनी स्टोरी को आपने हमारे साथ शेयर किया। मुझे लगता है कि आज हज़ारों लाखों लोग जब इस वीडियो को देखेंगे तो कहीं ना कहीं उनके लाइफ में, उनके बिजनेस में, उनकी सेल्स में, उनकी पर्सनैलिटी में, उनके जुनून में और उनके मोटिवेशन में बहुत बड़ा इजाफा होगा। थैंक यू सो मच मैम, दिल की गहराई से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि आज जो स्टोरी हमने कवर की है मुझे लगता है कि पर्सनली मैंने बहुत कुछ सीखा है और हम तब से बहुत लंबे समय से कनेक्टेड हैं और आगे भी हम कनेक्टेड रहेंगे। एंड देन मैम को आप अगर दोबारा सुनना चाहते हैं, अगर आप कमेंट करेंगे तो डेफिनेटली मैम को दोबारा जरूर लेके आऊँगा पॉडकास्ट में। और मैम से जुड़े रहने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, जाके ज़रूर आप मैम को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो है सुनिएगा। थैंक यू सो मच मैम, हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मेरे लिए भी ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि मैं भी एक ऐसे रोल मॉडल से मिल रही हूँ जिसको मैं 6 साल से जानती हूँ और कहाँ से वो आप कहाँ पहुँच गए हो। तो आपकी स्टोरी भी बहुत इंस्पायरिंग है और मैं पर्सनली बहुत इंस्पायर्ड हूँ। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी।